हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे और बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे से सब के सब सारे के सारे होमवर्क्स कैलकुलेट करके ला के दे रहे। सारे के सारे मैं कमेंट देख रहा होता हूँ। सर डीपीपी का टेंशन है ना, ठीक है, धीरे धीरे वो चीज़ें हो जाएंगी। कुछ चीज़ें ना कभी कभी प्रैक्टिस से सीखी जाती हैं। कुछ चीज़ों को आपको अपने आप से सीखना होता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस और बढ़ाइए, थोड़े से क्वेश्चंस और कीजिए। ऐसे मैं जानता हूँ, बहुत सारे कमेंट्स देखता हूँ कि बहुत पॉजिटिवली अपना काम कर रहे हैं कि सारा डीपीपी पूरा सॉल्व करते हैं। बेटा किसी क्वेश्चन में फंसना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। वो नेचुरल है कि सर हाँ ठीक है, आप किसी क्वेश्चन में फंस गए, वो नॉर्मल चीज़ है। इसको ईगो पे नहीं लेना, अरे यार ये टॉपिक किया था, मेरा क्वेश्चन नहीं हुआ। भाई ये टॉपिक करके बाद करने के बाद भी अगर आपसे क्वेश्चन फंस रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है कि थोड़ी प्रैक्टिस और चाहिए, थोड़ा रिवीजन और चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अपने ऊपर सेल्फ डाउट करना शुरू कर दो। मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, देख जब जर्नी स्टार्ट होती है ना, अभी क्या होता है ना कि यार अभी आदमी लड़ रहा होता है अपने अंदर कि यार मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ, क्या मेरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या मैं मतलब होता है ना कि अपने आप से डिस्कस कर रहे होते हैं। पेरेंट्स का एक होता है कि यार अगले साल नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। बेटा मैं सच बताऊँ, पहले दिन से मैं बोलता हूँ, आप नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट को कर, नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो? आप ये सोचो ना कि यार मैं इस साल ऐसे ऐसे चेंजेस कर रहा हूँ, इस साल अपनी पढ़ाई में ये चेंजेस कर रहा हूँ जो मुझे पता है कि पिछले साल मेरे से ये गलतियां हुई हैं। अगर आप डेविएट नहीं हो रहे हो, अगर आप सब कुछ आराम से मेंटेन कर रहे हो, डेली का डेली क्लास देख रहे हो, डेली की डेली चीजें कर रहे हो, तो आपको मैं लिख के दे रहा हूँ। एक यकीन, पूरी की पूरी टीम आप पे यकीन करके और लिख के दे सकती है कि बेटा गारंटीड है आपको कि आपका सिलेक्शन होना है। बस अब आपके ऊपर है इस पॉजिटिव माइंडसेट को बना करके सुबह सुबह ना डेली उठ के अपने आप से बोलिए कि यार यस मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ। यस, आज का जो काम होगा वो अपने पास नीट में रिजल्ट देने वाला है। अब जैसे अभी तक 4 लेक्चर्स में जो हमने पढ़ा है, आई थिंक सबने 4th लेक्चर तक सब कुछ रिवाइज कर लिया है। तो क्वेश्चंस करने के लिए सब के सब आप एक्सपर्ट हो गए धीरे धीरे। मैं देख रहा था कमेंट्स में कि हाँ सर क्वेश्चंस का मजा आ रहा है, चीजें न्यूमेरिकल्स का डर हट रहा है। बेटा मुझे ही पता है कि बहुत सारे लोगों को न्यूमेरिकल्स का बहुत सारा डर होता है। तो टेंशन मत लो, भरपूर क्वेश्चंस करेंगे, भरपूर न्यूमेरिकल्स होते रहेंगे। लेकिन लेकिन सर वो रिवीजन करना अब आपका काम भी बनता है, क्योंकि एक लिमिट के बाद जब चैप्टर एंड होगा, मैं दूसरे चैप्टर में चला जाऊंगा, फिजिकल के अगले चैप्टर्स में हम मूव करेंगे। उस टाइम पे मैं आपको बार बार बोलूंगा कि बेटा एक काम करना है, कल मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आना है, कल ना स्टेट्स ऑफ मैटर रिवाइज करके आना है। तो आपको करना है वो रिवीजन। आप ये नहीं सोचना कि अरे सर मैं कैसे करूं, या बहुत लंबा बॉटनी है, जूलॉजी है, फिजिक्स है। भाई सब कुछ रिवाइज करना है। डॉक्टर बनने के लिए तीनों के तीनों सब्जेक्ट आने चाहिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, और तीनों अच्छे लेवल पे आने चाहिए। अगर आपका टॉप कॉलेज आपका आपका ड्रीम है, और मैं तो बोलूंगा हर एक बंदा ये ड्रीम देखे कि टॉप 10 कॉलेज जाना है। रीजन क्या, जितना बड़ा ड्रीम देखोगे ना उतनी ज्यादा मेहनत भी करोगे। अगर मैं ड्रीम ही देख लूंगा कि यार ठीक है कोई काम चलाओ कॉलेज मिल जाए भाई, एमबीबीएस ही कर ले पहले से, अगर यही ड्रीम होगा ना तो शायद उससे नीचे आ जाए। आप अगर आसमान पे ड्रीम ले जाने का बनाओगे ना, तो आपको इतना पता है कि यार अगर आप सोचोगे कि मैं मार्स पे जाऊं, मंगल पे जाने का, तो कम से कम चांद तक तो पहुंच ही जाओगे, इतना भरोसा होगा। अगर मार्स पे जाने का सोचो ना, चांद तक पहुंच जाओगे। इसलिए बोलते हैं ड्रीम्स ज्यादा से ज्यादा देखो, जितना हो सकता है उसको अचीव करने के लिए आप मेहनत ज्यादा से ज्यादा करना शुरू करो। आप सबने सोच लिया है, तो अब एक काम करते, कहानी को शुरू करते। लेकिन कहानी शुरू होने का हमारा अंदाज अलग है। हम सब लोग पहले क्या करते कि सर इंडियन सीरियल्स की तरह, इंडियन वेब सीरीज की तरह हम पहले क्या करते हैं कि कहानी में अब तक कहाँ तक आए हैं हम लोग। कहानी में अब तक हम लोग यहाँ तक कर चुके कि सर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीख लिया, हमने लॉज निकालने सीख लिए, और लॉज ऑफ केमिकल को हमने सबने मतलब धुआं धुआं उड़ा रखा है। ठीक है, इवन क्वेश्चंस, आज तो मैं उसके क्वेश्चंस मैंने बोला था आज मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, आप अपने खजाने में आज मैं लेके आया हूँ। और देखते इस खजाने में से आज कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने लोग कितने क्वेश्चंस करने वाले। ठीक है, मतलब होता है ना कि फाइट करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सर करेंगे बस। ठीक है ना, आपके साथ साथ हमें ये करना है। ठीक है ना, जो होगा देखा जाएगा, नहीं आएगा मैं हूं ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, कराएंगे सब कुछ। बस इससे बाहर वह गारंटीड है, इससे ज्यादा वेरिएशन के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है ना, जो टॉपिक होगा उसके इतने वेरिएशंस होंगे, उसको आप आराम से पढ़ते जाओ, एंजॉय करते जाओ। अच्छा, डीपीपी क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम आ रही है बेटा, मैंने कुछ कुछ नोट डाउन किए। आपको लगता है मैं आपसे जिस क्लास में बोलूंगा उस क्लास में आप मुझे लिख के भेज देना, मैं वो सारे डीपीपीस के क्वेश्चंस जो भी होंगे मैं डिस्कस कर लूंगा। जो हमारी लास्ट क्लास होगी इसमें सारा कुछ डिस्कस करूंगा, पिछली क्लास में भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। तो उसको लेके बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको कुछ
तब तक आप ट्राई करते रहो, तब तक आप एक बार और कोशिश करो, ठीक है ना। या पीडब्ल्यू सारथी है, वहां पे जाके आप पूछ सकते हो। अच्छा, तो सर कहानी अब तक क्या हुई है? कहानी अब तक नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया है। कहानी में अब तक ये जान ले कि एक मोल का वॉल्यूम क्या होता है गैसेस के केस में, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ ली है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी पढ़ लिया है। हमने ये देख लिया है कि सर गैस के केस में सर डेंसिटी निकालने का और वेपर डेंसिटी ये दोनों अलग अलग हैं। सर कहानी में ट्विस्ट ये भी आया कि हम लोगों ने ये भी चेक कर लिया कि सर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये सब कुछ काउंट करना आ गया, हमें कुछ आइसो वर्ड्स आ गए। तो सर अब कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? देख बेटा, स्टोइचियोमेट्री, अभी अपने पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के कुछ टॉपिक सॉल्यूशन में भी आएंगे, तो वहां पे भी ये सारी चीजें ना मोल से रिलेटेड ही होंगी। तो अभी तक जितना फोर्थ लेक्चर तक अगर आपने अच्छे से किया हुआ है ना, तो आप बी कॉन्फिडेंट, अगले 4 लेक्चर में आपका चैप्टर और भी स्ट्रांग होता चला जाएगा। इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको अगले साल नीट एग्जाम के लिए टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। पक्का? चलो अब मैं एक काम करता हूं, मुझे ना कुछ कुछ फॉर्मूलाज, क्योंकि देखो फॉर्मूला जब तक लिखते नहीं है ना यार, ऑब्वियस है आपको याद नहीं होने वाला है। ये फॉर्मूला कितने लोगों को याद आ रहा है? एन इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। सर अपने पास बात करूं तो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। सर अपने पास बात करूं तो सर यहाँ पे सर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। मैं जानबूझ के शॉर्टकट में लिख रहा हूं, बोलोगे अरे सर आपने तो ऐसा पहले लिखा ही नहीं। अरे भाई ये वॉल्यूम, मेरी मर्जी, बार बार इतना कौन लिखेगा, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ये मोलर वॉल्यूम, ये एवोगाड्रो नंबर, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पक्का? किसने बोला सर एक काम और कर सकता हूं मैं ना एक चीज और कर लेता हूं। मैंने ना आपने मुझे एक सिंपल चीज बताई थी। कितने बच्चे तो ऐसे वाला, ये वाला सर बहुत ही अच्छा है कि सर मैं ना ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखता हूं। अगर मास दिया है तो मोल्स निकालने के लिए किससे डिवाइड करता हूं? सर मोलर मास से डिवाइड कर देता हूं। बेटा देख फटाफट चीजें याद कर, मोल्स दिया है, मास निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं? मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो सर किससे डिवाइड कर देता हूं? एवोगाड्रो नंबर से। अगर मोल्स निकालना है, उल्टा जाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं? एवोगाड्रो नंबर से। अगर मैं बोलता हूं वॉल्यूम के बारे में बात करता हूं, तो वॉल्यूम में देख लो अपने पास, सर अगर वॉल्यूम दिया है, मोल्स निकालने हैं, तो डिवाइडेड बाई क्या कर दूंगा? मोलर वॉल्यूम कर दूंगा। डिवाइडेड बाई क्या कर दूंगा? मोलर वॉल्यूम कर दूंगा। और उल्टा आ जाओ तो क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा? मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सर चीजें देखो थोड़ा सा ध्यान से, हमें करने क्या है। अब मुझे बोला गया कि सर मोल्स निकाल दिया, ये वाई मैप बना दिया। फिर हम लोगों ने देखा कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज देख लिए कि सर लॉज कैसा होगा, किस तरह से लॉज फॉलो कर रहे होंगे। मुझे देख लो अपने पास, मैंने क्या किया था सर, हमने 6 लॉज पढ़े थे, याद करो। अगर मैं ऐसा लिखता हूं NH3 PS NH3, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं कि सर NH3 है, H2O है और N2O है, सर इन तीनों को मिला के देखें तो इस पे कौन सा लॉ होगा? बेटा फटाफट एक बात बता, लॉ ऑफ कौन सा होगा? मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होगा, सर कौन सा लॉ होगा? कमेंट बॉक्स में डाल बेटा, आंसर डाल, जल्दी जल्दी डाल, कोई दिक्कत नहीं, डाल क्या होगा इसका आंसर। अरे बात बोलना जरूरी है, मैंने पहले दिन याद है वो 3D बोला था, उसमें लास्ट वाला डिस्कशन, तो पता तो चले पढ़ाई कैसे चल रही है। सर ये कौन सा है? सो दिस इज व्हाट? रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। सर अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस तरह की कहानी लिख दूं कि सर N2O है, इधर NO2 है, सर यहाँ N2O3 है, इधर N2O4 है, सर इनमें कौन सा लॉ लग रहा है? तो इसमें कौन सा लॉ लगने वाला है? सर यहाँ पे कौन सा लॉ होगा? मल्टीपल प्रोपोर्शन हो जाएगा। और सर अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि मैं एक काम करता हूं सर, मैं ना CO2 लैब 1 से लेके आता हूं, सर एक लैब 2 से सैंपल लेके आता हूं, CO2 का एक लैब 3 से सैंपल लेके आता हूं, सर ये तीनों लैब का सैंपल देखा मैंने, यहाँ पे 12:32 है, यहाँ पे 8:, यहाँ पे सर क्या है 8:16 है, और यहाँ पे सर 24:64 है। सर ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है? तो सर ये कौन सा लॉ होगा? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन।
तीन थे, लॉ ऑफ मल्टीपल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन तीनों के बीच में मामला क्लियर रखना। आपको जब भी बोला जाए, जैसे ही बोला जाए, ये याद रखना कि अगर एक ही कंपाउंड का अलग अलग सैंपल लेके आओगे तो भैया क्या होने वाला है उस केस में कि सर परसेंटेज मास का रेशियो अगर सेम है तो ऑब्वियस है सर क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अगर अलग अलग दो एलिमेंट्स अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं तो क्या होता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन। और अगर तीन लोग आपस में कंपाउंड्स बनाते हैं तो कौन सा होता है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बेटा ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी पक्का। उसके बाद गेलुजाक्स लॉ करा था कि वॉल्यूम वॉल्यूम होगा तो क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास करा था, फेल होने का रीजन पढ़ा था कि सर मास का कंजर्वेशन फेल कहां होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में। फेल भी नहीं बोलेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या था, देयर इज अ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास प्लस एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्शन में मास प्लस एनर्जी कंजर्व रहता है, सिर्फ मास कंजर्व नहीं हो पाता। रीजन कि कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का भी एक्सेप्शन था कि सर अगर मैं बात करूं आइसोटोप्स की तो वहां पे डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। अगर मल्टीपल प्रोपोर्शन में बात करूं तो वहां पे स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो जो थी या होल नंबर जो रेशियो है वो भी फ्लक्चुएट कर जाता है और वहां मल्टीपल प्रोपोर्शन फेल हो जाता है। फिर हमने ये सारे लॉज किए, एवोगाड्रोस लॉ करा। एवोगाड्रोस लॉ में क्या पढ़ा कि सर सेम टेम्परेचर है, सेम प्रेशर है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है तो सर गैसेस का अगर इक्वल वॉल्यूम होगा तो इक्वल मोल्स होंगे, इक्वल मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स इक्वल हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। ये चीज हमने पढ़ ली पक्का। यहां तक सब कुछ क्लियर है, सारे लॉज कंप्लीट है, सारी चीजें कहानी कंप्लीट है। तो बेटा शुरू करते हैं, अब अपने खजाने में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आज मेरे पास है। और सब लोग तैयार हो क्या, क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो क्या? सर अपना क्लास देखो अब कैसा कैसा चलने वाला है। पहले कुछ लास्ट क्लास के कर्मकांड याद करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करेंगे और प्लस नए कॉन्सेप्ट पढ़ते चले जाएंगे। नए कॉन्सेप्ट में नई नई चीजें आज ऐड होंगी, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे और उसको बहुत ही सही से एंजॉय करते हुए चलेंगे पक्का। तो चलो सर, अगर मैं आपको खजाने का पहला क्वेश्चन दिखाऊं तो सर पहला क्वेश्चन ये है कि सर यहां पे सर N-3 आयन दिया हुआ है, नाइट्राइड आयन दिया हुआ है, बोल रहा है कि सर इसमें मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे सर, कैसे निकालोगे मेरे शेरो, जल्दी जल्दी बताओगे क्या? अरे जल्दी जल्दी बताओगे क्या? सर नाइट्राइड आयन में N-3 है। पहली चीज सर, मुझे जब भी डाउट आता है ना, मैं ना एकदम बेसिक पे गिर जाता हूं, मैं देख लेता हूं कि सर N-3 में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। सर नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7। सर कितने हो जाएंगे, 7। इसमें कितने हो जाएंगे, 3 ऐड हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। सर नाइट्रोजन में कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सर किसने बोला कि सर मोल्स ऑफ नाइट्रोजन तो निकालो। सर एक बात बताना, 4.2 है, कितने से डिवाइड करूं, 14 से या 17 से? सर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो मास चेंज होगा ना भाई, ये गलती मत करना। हमने लास्ट क्लास से पहले भी पढ़ा, बार बार फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे, इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्ट केमिकल रिएक्शन कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, मास में तो कोई रिलेशन ही नहीं है भाई। मास इलेक्ट्रॉन का कोई थोड़ी ना भाव दे रहा था। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के रिस्पेक्ट में 1837 टाइम्स स्मॉल है। कौन अपने को मतलब उसको वो कर रहा है, ठीक है, कौन उसको भाव दे रहा है? तो भैया इसमें देख लो, नाइट्रोजन -3 4.2 दिया है, इसका मास कितना होगा, 14 होगा। 4.2 डिवाइड बाई 14 होगा। सर इसको सही से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 अपॉन 14 इंटू 1/10। सर 3/10 कितने मोल्स हो गए, 0.3 मोल्स हो गए। 0.3 मोल्स हो गए नाइट्रोजन -3 के। सर 0.3 इंटू कितने आयंस हो जाएंगे, इतने आयंस हो जाएंगे पक्का। सर एक मोल में कितने होंगे, सर एक में कितने हैं, 10। तो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10 टाइम्स इंटू 0.3 मोल। और आंसर कितना आ जाएगा, 3 मोल इज द करेक्ट ऑप्शन। जिन लोगों का भी हो गया बेटा बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप बिना किसी हेल्प के आप खुद से ये क्वेश्चन कर रहे हो, बहुत ही सही। प्लीज अपने पास ये ट्राई कर भाई, जितना हो सकता है ना कोशिश कर। ये सारे क्वेश्चंस अब बहुत अपने पास बहुत दिनों से चल रहे हैं तो अब याद भी होने चाहिए और ट्राई करना है। चलो खजाने का अगला क्वेश्चन देखते, और अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये इनटू मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है,
इंटू दिया हुआ है 6.643 इंटू 10 की पावर -3। एक एटम का मास कितना दिया हुआ है, वन एटम का मास कितना दिया हुआ है 6.643 इंटू 10 की पावर -3। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन 20 kg। अब सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेगा, चलो मैं कुछ नहीं आता ना, मैं एकदम बेसिक पे अड़ जाता हूं कि सर नंबर ऑफ मोल्स एक्स का कैसे आएगा। सर 20 kg है मतलब 20,000 ग्राम है, डिवाइडेड बाय मोलर मास निकाल दूं, यही होगा, यही चाहिए। अच्छा यही चाहिए तो एक बात बताओ मुझे, नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकालना है, सर m की वैल्यू कैसे आएगी। एक बात बताना भाई साहब, एक एटम का मास, वन एटम का मास कितना है, सर इसका मास कितना है 6.643 इंटू 10 की पावर -23 है क्या। एक एटम का मास कितना है, इतना है। तो सर एक बात बताना, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास कितना होगा, इतने एटम्स का मास कितना हो जाएगा। सर कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सर क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू देखोगे ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 40। सर ये 40 क्या है, कितने एटम्स का मास है, सर एक मूल एटम का मास है और एक मूल एटम का मास कितना है 40। तो सर यही तो मोलर मास होगा और मेरा आंसर क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 40। कितने मोल्स आ जाएंगे, 500 मोल आ जाएंगे। मेरा आंसर क्या होगा, फोर्थ वन। मेरा आंसर क्या होगा, फोर्थ वन। बेटा देख छोटे छोटे क्वेश्चंस, आज धीरे धीरे लेवल्स, अब धीरे धीरे देख आज 5th लेक्चर में अब धीरे धीरे लेवल कैसे ऊपर जा रहा है। अब अपने को थोड़ी प्रैक्टिस, और जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, जिन लोगों को सॉल्यूशन देख के भी समझ में आ रहा है, बेटा बहुत सही चल रहे हो, लेकिन हाँ ट्राई करो कि अगले क्वेश्चन में वीडियो पॉज करके तुम खुद से करने की कोशिश करो, तुम खुद से ट्राई करो कि सर मैं पहले क्वेश्चन मैं ट्राई करता हूं, फिर देखता हूं आप सॉल्यूशन क्या निकालते हो। अगला क्वेश्चन जैसे ही खजाने से निकले ना, जैसे ही पिटारे से निकलेगा, आप वीडियो पॉज करके आप पहले ट्राई करोगे, खुद से ट्राई करोगे। अरे गिरोगे तभी तो सीखोगे यार। अब पहले दिन साइकिल चलाना थोड़ा ना सीख गए थे एकदम फराटे था, पहले दिन स्कूटी थोड़ा ना चलाना सीख गए थे, ऑब्वियस है गिरे थे। बाइक चलाना सीख शुरू किया था तो ऑब्वियस है ना, पहले दिन सोच रहे थे कि अभी कहाँ कैसे क्या हो रहा है, बहुत डिफिकल्ट लगता है पहले दिन। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा होता है कान में मोबाइल लगा के एक हाथ से चला रहे होते, साइकिल हो चाहे बाइक हो चाहे स्कूटी हो। कैसे, तो सर प्रैक्टिस करी। ऐसा तो है नहीं ये सर पहले दिन से ही एकदम मतलब ऐसे कान में एक हाथ से चला रहे, नहीं चला रहे थे ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये कहना आसान है लेकिन सर आपको ही पता है करना, प्रैक्टिस करना अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही बोल रहा हूं, ये क्वेश्चंस देख लो ना, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन सर आपको हर एक टाइम ये याद दिला रहा है कि भैया प्रैक्टिस थोड़ी और करो, पक्का। चले देखे, अगर मुझसे कुछ ने बोला कि नहीं सर एक काम कीजिए, अब की बार खजाने का क्वेश्चन जो है ना मैं वीडियो पॉज करे करूंगा, पक्का। देखो अब खजाने का अगला क्वेश्चन निकल के आता है आपके सामने, और ट्राई करना कि सर ये क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट जो आपने पिछली पहली क्लास में किया हुआ है उसके ऊपर मैंने जानबूझ के डाला हुआ है। मुझे पता होना चाहिए कि बच्चा कितना रिवाइज कर रहा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ है। आप एक काम करो, आप वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। आप सोचना गलती कहां हो रही थी, आप ये जरूर सोचना गलती कहां पे हो रही थी और कैसे हो रही थी, अगली बार उसको कैसे अवॉइड करूंगा। आप फटाफट क्वेश्चन ट्राई करो। जो लोग ट्राई कर रहे हैं या आप देख रहे हैं अपने पास, देखना भाई, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होगा। तो सर ऐसे मान लूं क्या, ऐसे मान लूं क्या, अगर मैं ऐसे मान लूं, लेट परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम 25 को कितना ले लेता हूं x, और परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम 26 को कितना ले लूंगा फिर 21 - x। मतलब क्यों सर ऐसा क्यों लिया आपने, क्योंकि सर मैग्नीशियम जो है अब की बार 3 आइसोटोप्स में है, और मैग्नीशियम के 3 आइसोटोप्स में एक बंदा खुद अपने पास 79% है, बचे हुए 21% में सर एक का वैल्यू अगर x है तो दूसरे का वैल्यू क्या होगा 21 - x होगा। अगर एक की वैल्यू x है तो दूसरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 - x। पक्का सर देख लो। अब मुझे बताओ एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता था, कैसे कैलकुलेट करते थे। तो सर 24 इंटू 79 प्लस सर 25 इंटू एक्स प्लस
26 इंटू 21 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100। भैया सॉल्व करो, एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है सर, इसको सॉल्व करना शुरू करोगे आपको पता चलना शुरू होगा कि सर इसमें से क्या क्या चीज़ें आप हटा सकते हो, कैसे कैलकुलेट करोगे। ये देखोगे अपने पास सर डिवाइडेड बाई 100 है, इस 100 को इधर ला दूंगा 2431, और इसको देखूंगा तो इन सबको कैलकुलेट करके देखोगे तो जहाँ तक 1896 और वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2442 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू यहां से निकालूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। सर अब यहाँ पे एक गलती, एक x की वैल्यू निकालो। आई होप सबका आ गया होगा, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन हाँ करना तो आप ही को है, तो करो। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी ब्लंडर्स में से क्या होता है, कुछ लोग ना x की वैल्यू जैसे ही 11 आई पता चला सर ये तो कैलकुलेट करके हटा देंगे, लेकिन पता चला आंसर 2 टिक कर रहे हैं। बेटा ध्यान से यहीं पे सोचना है, यहीं पे देखना है कि x की वैल्यू 11% नहीं पुट करनी है। क्यों? क्योंकि सर 11% किसकी वैल्यू आई, इसकी आई ना भाई साहब। वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सर मैग्नीशियम 26 का परसेंटेज पूछ रहा है, तो मतलब उसका कितना होगा 21 माइनस 11, मैग्नीशियम 26 कितना होगा 21 माइनस 11, कितना परसेंट हो जाएगा 10% हो जाएगा। मैग्नीशियम 26 में अपने पास सर क्या आ जाएगा 10% हो जाएगा। पक्का सर देख लो अपने पास क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन का आंसर क्या मिल जाएगा मेरे पास, तो वो हो जाएगा फर्स्ट वन, 10% अपने पास इज द करेक्ट आंसर। सर देखो एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर जो हमने क्वेश्चंस किए थे, अब 3-4 क्लास के बाद हम भूल चुके होंगे। जिन लोगों ने भूल गए होंगे ना बेटा, आपके लिए ही ये खजाने से क्वेश्चन निकाल के लाया हूं। मैं आपको ना याद दिलाता रहूंगा कि बेटा ये टॉपिक कर लिया और इसके देख बच्चा अच्छे क्वेश्चन ऐसे होते। इजी क्वेश्चंस तो आपने डीपी में किए हैं, मेरे साथ किए, लेकिन हाँ कुछ दिनों बाद अगर जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है, जिनको फॉर्मूलाज याद है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस आज इमेजिन करने का थोड़ा सा हमने टाइम बदल दिया है, थोड़ा सा तरीका बदल दिया है और कुछ नहीं। मैं नॉर्मली क्वेश्चन मिलता था तो आपको एक की वैल्यू x लेनी थी, दूसरे की वैल्यू 100 माइनस एक्स लेनी थी, लेकिन आज क्या हो रहा है, आज क्या कर रहे, मैंने पहले बोल दिया 3 है, एक की वैल्यू 79% है, तो दो लोगों की बची हुई कितनी होगी 21, एक की वैल्यू x लोगे, दूसरे की वैल्यू क्या लोगे 21 माइनस एक्स। जिनको भी दिक्कत आई ना बेटा, आप वीडियो पॉज करके दोबारा करके देखो, सोचो एक बार क्वेश्चन को सोचो, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे ही लाइफ में आएगा क्वेश्चन। मैं इसीलिए देखो मैं बार बोलता हूं ना कि मेरा स्टूडेंट एग्जाम में मुस्कुराना चाहिए। तो सर अभी दर्द लेना पड़ेगा, अभी सोचना पड़ेगा, अभी देखना पड़ेगा कि हाँ यार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन तो नहीं है ना, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बस ट्रिकी है। आपको ना सोचने का एंगल बताया जा रहा है कि अच्छा ऐसे भी सोचना है, इसीलिए बोल रहा हूं आपको ऐसे ऐसे वैरायटी के क्वेश्चंस देख लो कि जहां पे आपको ना इसके बाद कोई टेंशन ही ना हो। अगला क्वेश्चन आए तो अरे अरे सर सुशांत सर ने सब करा रखा था, हम यकीन वाले लोग हैं और हमें यकीन है, ठीक है ना, पक्का देख ले भाई, इस तरह क्वेश्चंस आएंगे आराम से टिक करेगा। बस देख लो क्वेश्चन में ना एक गलती, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, कुछ बच्चों को मैं जानता हूँ, वो क्या करते जैसे हड़बड़ी में काम कर रहे 11% निकालेंगे, पता चला ऑप्शन टिक कर दिया। भाई तेरे लिए ही वो ऑप्शंस हैं, वो गलती नहीं करनी है। 11% इज नॉट द करेक्ट आंसर। सर 11% किसका आएगा 25 का आएगा, 26 का कितना आएगा 10%। पक्का श्योर हो, अपने अपने हिसाब से कैलकुलेट करो, जो भी दिक्कत आए प्लीज बताते चलो। चलो अब खजाने का अगला क्वेश्चन फिर से तुम लोग करके दिखाओ। अब पिटारे से अगला क्वेश्चन मैं निकालता हूं और अगला क्वेश्चन अपने पास ये है। सर ये क्या दिया, गैस का मोल्स निकालना है, बस यहां वॉल्यूम किस में दिया है 1 मीटर क्यूब में दिया हुआ है। सर 1 मीटर क्यूब में वॉल्यूम दिया है, गैस के मोल्स कैसे निकालेंगे। चलो जो लोग कर सकते हैं वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, क्योंकि बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। आपको कन्वर्जन जानना है, अगर आप सर सही से देखो तो यूनिट एंड डायमेंशन यूज करना है। क्यों? क्योंकि सर आपको भी पता है, आपको भी पता है कि सर 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब मतलब क्या हो जाएगा सर 1 मीटर का क्यूब है। सर 1 मीटर का क्यूब मतलब 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का क्यूब 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, यही होगा पक्का। सर 1 मीटर का क्यूब 10 की पावर 2 सेंटीमीटर क्यूब, और इसी को क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, पक्का। अब सर एक बात बताओ, अगर एक बात बताओ मुझे, 1 मीटर क्यूब इतना हो गया, सर इसको क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 10 की सर 6 ml लिख सकते हैं,
पक्का। सर एक बात बताइएगा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे? गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम लेते थे। सर गिवन वॉल्यूम कितना है? 10⁶ ml डिवाइडेड बाय, सर कितना ml से डिवाइड करना होता है? 22400 ml। सर कैलकुलेट करना शुरू करें तो अगर 6 जीरो मैं आपको लगा के दिखा दूं, डिवाइडेड बाय 22400 लगाऊं तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 224 से कैलकुलेट करेंगे इसको तो सर यहाँ पे देख लो कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। आप अगर कैलकुलेट करोगे ना तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। पूरा कैलकुलेशन करने के लिए तो नहीं बोलूंगा आपको, लेकिन आपको 10,000 को डिवाइड करना है। आप एक काम करो, थोड़ा राउंड ऑफ ले लो। राउंड ऑफ लेने का फायदा क्या हो जाएगा? अगर 225 ले लोगे ना तो अपना काम आसान हो जाएगा। जो लोग भी चाहते हैं कि अगर थोड़ा फास्ट करना है तो आपने एक सिंपल सा उपाय बताता हूँ, इसको 225 ले लोगे तो बहुत तेजी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो तुम्हें एग्जाम में निकालना है आंसर, तुम्हें एक परफेक्ट आंसर चाहिए नहीं, रीजन के सब में ना डिफरेंसेस दिए हुए। तो एक काम करो, ये अगर मैं इसको 225 ले लूंगा तो ये 25 से कितना टाइम्स गया? 9। और ये कितना चला जाए 9 25 से? ये कितना चला जाएगा? 400। अब 9 से डिवाइड करना आसान है, कितना आ जाएगा? 440। फिर से कितना आ जाएगा? 44 पॉइंट। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 44 पॉइंट समथिंग। तो सर आंसर देख लो कहाँ है 44। तो पूरा कैलकुलेट नहीं करना होता। एग्जाम हॉल में ना फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारी, देखो केमिस्ट्री का चेकिंग कर रहे हैं तुमसे, तुमसे कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं बोला जाएगा कि भाई तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करो। तुम सोचो ना, थोड़ा सा आप काम आसान कर सकते थे, कैसे? तो सर अब मैं यहाँ पे कैसे आप लिख सकते हो, आप कैसे लिख सकते हो कि इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 44.6 आएगी? रीजन है उसका, रीजन है। मैंने क्या किया, 224 को मैं क्या ले सकता हूँ? 225। क्यों? क्योंकि 25 से वो कट सकता है, और 25 से जो डिवीजन हो सकता है, ऊपर वाला भी 25 से हो जाएगा, नीचे वाला भी हो जाएगा। 5 से करना चाहे 5 से डिवीजन करके कर लो। जहां कैलकुलेशन आसान हो सकती है वहां राउंड ऑफ कर लिया करो, थोड़ा सा ना आसपास की वैल्यूज लेके। अब मान लो कहीं 198 इंटू 18 दिया है तो भाई इसको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, इसको फटाफट 200 लेके कैलकुलेट कर लो, राउंड ऑफ करके अपना काम कर लो ताकि आसानी से आंसर निकल के आ जाए। तो 1 मीटर क्यूब मतलब कितना हो जाएगा? 10⁶ ml हो जाएगा, 10⁶ ml हो जाएगा। और मैंने वहां से अपने पास नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, कितने आ रहे हैं? 44.6। पक्का। जिन लोगों ने सही किया बहुत बेटा, बहुत ही सही चीज है। लेकिन जिन लोगों को फंसे हो ना बेटा, आज क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे, आज ना बहुत सारे ब्रह्मास्त्र में से मैं निकाल निकाल के लाया हूं। तो थोड़ा सा आज फेस करना है, थोड़ा सीखना है, थोड़ा गिरना है, सीखना है, ठीक है ना? पक्का। चलो अब अगले क्वेश्चन को देखना शुरू। जिनको भी लगता है आप रोक के एक बार फिर से दोबारा अटेम्प्ट कर लेना, कि एक बार रुक जाओ यार मैं ना फिर से दोबारा अटेम्प्ट करूंगा, कर लो आराम से। क्वेश्चन देखो अगला। अब सर ये क्वेश्चन सब लोग करना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं इनडायरेक्ट वे में डिस्कस कर चुका हूं, इनडायरेक्ट वे में। अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं दिया लेकिन आप ट्राई करो। सर अगर मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर, ठीक है 18 ml ऑफ वाटर फिर से अपने पास, तो सर 18 ml ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो पहली बात H2O में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सर हाइड्रोजन के 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन के 8, टोटल कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। 18 ml वाटर है, 18 ml वाटर है, पानी को मैं बोल सकता हूं 18 ग्राम ऑफ वाटर। और जैसे ही मैंने 18 ग्राम ऑफ वाटर निकाला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गया कितना? 18/18। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए पानी के? 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? सर कितना कर दूं? 10 मोल इलेक्ट्रॉन कर दूं। क्यों? क्योंकि सर एक मोल में, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 10 हैं। तो सर कितने होंगे? Na इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेट करके मैंने ऐसे जानबूझ के ऑप्शंस हटाए हैं, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि थोड़ा ऑप्शंस होने से क्या होता है कि आदमी ना अपने डेविएट होना शुरू करता है, ऑप्शंस को देख के आंसर निकालना शुरू करता है। तो आप दोनों के लिए प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है ना? ऐसे तो देना आपको एमसीक्यूज ही है, बट हाँ ट्राई कीजिए कि मैं खुद से भी सोच पाऊँ। आप इसको अब जैसे मल्टीप्लाई करना चाहो वैसे कर लो। पहले नंबर ऑफ मोल्स पानी का निकाला, 1 मोल पानी आया, एक मॉलिक्यूल में कितना है? 10। तो सर ऑब्वियस है इसमें कितना हो जाएगा? 10 मोल इलेक्ट्रॉन। आपका आंसर आ जाएगा। पक्का? श्योर हो? देखो अब क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा, अब इससे ज्यादा बाहर के क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं। चलो अब देखिए खजाने में अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये मैं चाहता हूं हर एक बच्चा करके दिखाए। सर ये वाला क्वेश्चन ना हर एक बच्चा करके दिखाए। इस क्वेश्चन के लिए पेन तक नहीं उठाना, अगर आप सही से सोचोगे ना, इस क्वेश्चन के लिए पेन तक नहीं आपको यूज करना है। आप सिंपल सा बताओ,
याद करो एवोगाड्रोस लॉ का डायरेक्ट एप्लीकेशन है इस क्वेश्चन में। आप सीधा सीधा अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो इक्वल वॉल्यूम होगा, इक्वल मॉलिक्यूल्स होगा और इक्वल मोल्स होंगे। अगर दोनों लोगों के चाहे कोई भी गैस हो, O2 हो, CO2 हो, कोई भी गैस हो, अगर मोल्स इक्वल है तो उनके अंदर सर ऑब्वियस है उनका वॉल्यूम भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करूं तो याद करना सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे सर क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल होता है गैसेस का। अगर वॉल्यूम इक्वल है तो सर मोल्स इक्वल होगा, और मोल्स इक्वल होगा तो मॉलिक्यूल्स इक्वल होगा। बस उसी कॉन्सेप्ट को कर लो सर, कोई जरूरत नहीं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, सीधा सीधा इन दोनों के अंदर क्या होगा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। पक्का श्योर हो? देखो अब ये सब क्वेश्चन इजी है, बस वर्ड्स का गेम है, ट्रिकी है थोड़े से चीजें, आपको बार बार ऐसा लगेगा पता नहीं क्या ही है, कुछ अलग होंगे, कुछ अलग चीजें होंगी। भाई कोई जरूरत नहीं, कोई इधर उधर नहीं भटकना, सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा आंसर निकालो। मेरे पास अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से अगर आप चाहे तो ट्राई कीजिए, कितना होगा, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए तो 1 ml वाटर में कितना है, 20 ड्रॉप है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाल सकते हो, आप खुद से बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाल सकते हो, जब सर आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाल सकते हो बेटा, जब नंबर ऑफ मोल्स होगा। जो लोग करना चाहते हैं बेटा वीडियो पॉज करके आप अटेम्प्ट कीजिए। सर आप सुनिए कहानी को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा, तो सर गिवन मास अपॉन मोलर मास। पानी के साथ एक अच्छी बात है, पानी के पास अच्छी बात पता है क्या है, कि जो उसका वॉल्यूम है वही उसका क्या है, मास है। थोड़ा सा देखना इसका सॉल्यूशन भाई साहब, जो लोग देख रहे हैं अपने पास थोड़ा देखो अपने को। सर मुझे पता चल गया कि सर 20 ड्रॉप्स का हैज वॉल्यूम 1 ml, तो एक ड्रॉप का कितना हो जाएगा सर, एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/20 ml। और एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो गया, 1/20, मतलब वही क्या हो जाएगा, उसका मास हो जाएगा। और 1/20 ग्राम ऑफ वाटर आ गया, तो अब मैं सर क्या निकाल सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 1/20 डिवाइडेड बाई 18। सर कितना आ जाएगा, 1/20 इंटू 18 मोल्स आ जाएगा। और सर अब मॉलिक्यूल्स निकालना है, मॉलिक्यूल्स निकालना है, मॉलिक्यूल्स इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में कितना आ जाएगा, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा सर, 1/20 इंटू 18 इंटू एवोगाड्रो नंबर। इतने सर क्या आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स। कैसे निकाला, तो सर कुछ नहीं, 20 ड्रॉप का वॉल्यूम कितना दिया था, 1 ml, तो सर एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/20 ml। अच्छा पानी के केस में क्या होता है, जो उसका मास होता है वही उसका वॉल्यूम, या जो वॉल्यूम होता है वही उसका मास, रीजन उसकी डेंसिटी क्या होती है 1, तो सर 1/20 ml को लिख सकता हूँ 1/20 ग्राम। पक्का। और सर अब जैसे ही मास मिल गया नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के मॉलिक्यूल्स निकाल दो। कैलकुलेशन जो भी आएगी कर लोगे, उतना टेंशन मत लो कि सर कैलकुलेशन करना है, वो आ जाएगा, उतना उतना सोचना नहीं है। पक्का। अब देख लो इस तरह की कैलकुलेशंस अपने पास, क्वेश्चंस कैसे कैसे, पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस कैसे हो सकते, कितने और तरीके हो सकते हैं। बेटा बोला ना कि सर खजाने से जो जो क्वेश्चंस निकल रहे वो सबको एंजॉय करना है, देखना है कि हाँ सर ये चीजें कर रहे, इस तरह की चीजें हम करेंगे, इस तरह की चीजें हमें सीखनी है। जब तक आप सीखोगे नहीं ना, जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप करोगे नहीं, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि हाँ भाई ये मुझे चीजें और किस तरह से अपने अंदर चेंजेस ला सकता हूँ, या किस तरह की चेंजेस और कर सकता हूँ। ये सोचने का एंगल है, वो सोचने का एंगल डेवलप करते रहिए। नेक्स्ट देखिए अपने पास ये क्वेश्चन, अपने पास अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन है, ये आई होप सब लोग कर लेंगे। इसमें वेपर डेंसिटी दी हुई है, पूछ रहा है कि वॉल्यूम बताओ, वेपर डेंसिटी दी हुई है, पूछ रहा है कि वॉल्यूम बताओ कि सर कितना वॉल्यूम होगा 11.2 ग्राम ऑफ गैस से। वेपर डेंसिटी दी है तो आप पहले क्या निकाल लोगे, मोलर मास। वेपर डेंसिटी का डबल होता है मोलर मास। फिर क्या आएगा, मोलर मास आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, और नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो उसके हिसाब से वॉल्यूम निकाल लेना। पक्का। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो उसके हिसाब से क्या करोगे, वॉल्यूम निकाल लोगे। पक्का हो जाएगा, देख लो। श्योर हो? देखो
कैसे करोगे? तो सर सिंपल सी कहानी है, क्या है सर, नंबर ऑफ, पहले तो मोलर मास ऑफ गैस आ गया कितना सर, 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी, 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी 22.4। सर जैसे ही मोलर मास आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आ जाएगा 11.2 अपॉन 22.4। सर कितना मोल हो गया? हाफ मोल हो गया। सर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, सर कितना हाफ मोल है, तो सर हाफ मोल में कितना वॉल्यूम होगा? अगेन एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4, अगेन कितना आ गया? 11.2 लीटर्स। तो आंसर क्या आ जाएगा? 11.2 लीटर्स। देख लो क्वेश्चंस, छोटे से क्वेश्चंस है, छोटी छोटी चीजों में आपको उलझा के रखेगा, और कुछ भी नहीं है कि सर बहुत डिफिकल्ट सी चीजें। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ाओ, आपको और मजा आना शुरू हो जाएगा। ये क्वेश्चन बेटा सब लोग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, लेकिन हाँ इसको ट्राई करो, जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस से ही स्ट्रॉन्ग करो। बार बार पानी का क्वेश्चन इसलिए क्योंकि पानी में कुछ गलतियां होती है। रीजन, कुछ लोग क्या करते हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए पता है क्या करेंगे? 54 ml को डिवाइड कर देते हैं 22,400 ml से। कुछ इतने, मतलब सर वॉल्यूम दिया ना, तो आपने कौन सा फॉर्मूला बताया था? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था सर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था कि सर कोई भी वॉल्यूम दिया और डिवाइड बाय 22,400 कर दो, या 22.4 लीटर। बेटा ये फॉर्मूला यहाँ नहीं वैलिड है, वो गैस के लिए वैलिड था, लिक्विड के लिए वैलिड नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना अपने पास। इस क्वेश्चन को अगर देखो ध्यान से, तो इसका सॉल्यूशन ये आ जाएगा कि पहली बात 54 ml ऑफ वाटर, 54 ml ऑफ वाटर, इसका मतलब कितना हो गया? 54 ग्राम ऑफ वाटर। और 54 ग्राम ऑफ वाटर, सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 54 अपॉन 18, ये कितना हो जाएगा? 3 मोल्स ऑफ वाटर। 3 मोल्स ऑफ वाटर आ गया। सर आपको ही पता है पानी के अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं? पानी के अंदर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? सर हाइड्रोजन का 0 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 न्यूट्रॉन्स। तो सर 3 मोल्स में कितने हो जाएंगे? सर 3 मोल्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने जाओगे तो 3 मोल्स में हो जाएंगे 3 इंटू 8 मोल, 24 मोल्स न्यूट्रॉन हो जाएंगे। एक इसमें कितने हैं? 8। याद ना 10 मत ले लेना, 30 मत ले लेना, क्योंकि हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन क्या था? 0 था। पक्का? न्यूट्रॉन क्या था? 0 था। पक्का? तो सर देख लो अपने पास सारे के सारे पिटारे के क्वेश्चंस देख लीजिए, और यहाँ से देखिए अब कितने क्वेश्चंस और मिल सकते हैं, और देखो कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हम लोग और देख सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, और अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सा है, मेरे लिए बहुत सुंदर सा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप सब लोग ट्राई करना चाहते हो, वीडियो पॉज करके ट्राई करके देख लो, वीडियो पॉज करो और ट्राई करके देख लो कि सर इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जो लोग पहली बार देखेंगे ना, उनको आज एक डर हटा देता हूं। आपको ना कोई भी एलिमेंट दिया हो, कोई भी कंपाउंड दिया हो, ये इनटू है, ये इनटू है। अगर आपको कोई ऐसा डर दिया जाए ना, डराया जाए, तो आपको डरना नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि देखो एक चीज बताता हूं, ये ना ऐसे करके कंपाउंड दिए जाए ना, तो आपको सबका जो एटॉमिक मास निकाला है, एक काम करा करो, XY2 है ना, XY2 है, तो इसका मास ना, इसका मास पता है, मोलर मास क्या ले लो, X प्लस 2Y ग्राम, ये इसका क्या हो गया? मोलर मास। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता x का मास कितना है और y का मास कितना है, तो x का एक एटम है उसका मास x ले लो, y का 2 एटम है तो उसका मास कितना ले लो? 2y ले लो। अब क्या बोल रहा है कि सर इसके 0.05 मोल का मास, तो भाई साहब इसका 0.05 मोल का मास क्या होगा? सर 1 मोल का मास कितना होता है? इतना। 0.05 मोल का मास कितना दिया हुआ है? 5। सर यहां से सॉल्व करोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 5 अपॉन 0.05। सर इसको ऊपर लेके जाओ, कितना आ गया? x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ गई? x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ गई? 100। क्या बोला? क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से कि दो कंपाउंड्स बन रहे हैं, एक XY2 बन रहा है और दूसरा X2Y3 बन रहा है। उसमें से XY2 का 0.05 मोल लिया, उसका मास कितना है? 5 ग्राम। तो सर एक काम करते हैं ना, 0.05 मोल का मास निकाल लेते। 1 मोल का मास कितना है? x प्लस 2y। सर x प्लस 2y कैसे लिया? भाई जब नहीं पता है तो x का x ले ले, y का y ले ले। सर उससे क्या हो जाएगा? मेरा काम आसान हो जाएगा। देख ले अपने पास इक्वेशन एक यहाँ से आ गई, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशंस आएंगे। X2Y3 का मास कितना हो जाएगा? खुद से सोचो कितना हो जाएगा? सर 2x प्लस 3y हो जाएगा, ये इसका मोलर मास होगा। क्यों? क्योंकि सर यही तो मोलर मास होगा।
एक्स का एटॉमिक मास एक्स ले लो, वाई का एटॉमिक मास वाई ले लो, दो एटम एक्स के हैं, तीन एटम किसके हैं, वाई के हैं, तो 2x प्लस 3y हो गया। अब सर क्या बोला जा रहा है कि इसका कितना लोगे, इसके कितने मॉलिक्यूल्स ले रहे हो सर, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके, सर 3.011 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, सर आधे मोल हैं, और आधे मोल का हाफ मोल का मास कितना है, हाफ मोल का मास कितना है सर, हाफ मोल का मास है 85, कितना है 85, तो सर 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी आ गई, 170 आ गई। सर दो इक्वेशन आ गए, दो वेरिएबल आ गए, दो इक्वेशन आ गए, दो वेरिएबल आ गए, बेसिक मैथ्स लगाइए और बेसिक मैथ्स से क्वेश्चन निकाल दीजिए। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सर इसको एक काम करते हैं, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 200 कर देते हैं। अब 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 170 कर देते हैं। ये माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। y की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 30, आंसर क्या आ गया, थर्ड वन। ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बेटा ब्रह्मास्त्र में से क्वेश्चंस कुछ निकाल निकाल के आपको दिए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो आपको करने में हो सकता है पहली बार में डर लगे, लेकिन हाँ आज की क्लास या क्लासेस के बाद धीरे धीरे आपको न्यूमेरिकल्स का डर हटना शुरू हो जाएगा। एक बार दोबारा सोच लो, रिपीट कर लो, कि ट्राई कर लो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन सर ने कैसे सोचा, एग्जाम हॉल में क्या मैं ऐसे सोच सकता हूँ। आपको कोई भी फॉर्मूला दिया जाए x/2, भाई जिसका नहीं पता उसका वही ले ले। अगर मैं x के बदले यहाँ पे z देता तो z ले लेते, क्या ही फर्क पड़ रहा है सर, उसका मास क्या मान लो, उतना ही मान लो, x प्लस 2y ले लो। क्यों, क्योंकि सर x/2 है, y का भी मास नहीं पता था, x का भी नहीं पता था। एक मोल का मास कितना आ गया, x प्लस 2y, एक मोल का मास कितना आ गया, x प्लस 2y, सर उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 0.05 से। आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, x प्लस 2y। दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, आपको सॉल्व करने आता है, सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू 30, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। आंसर टिक कर लो, पक्का। अच्छा चलो, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो गए, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो गए। चल एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन करके दिखाओ, एक ना ऐसा क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन करके दिखाओ, एक क्वेश्चन। और मैं चाहूंगा कि एक बार ध्यान से पढ़ के ना इस क्वेश्चन को, जितना बड़ा ये क्वेश्चन है ना, एग्जाम हॉल में सोच तेरे पास ये क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि सल्फर का मॉलिक्यूल है वो एसेट में एग्जिस्ट कर रहा है, S6 में एग्जिस्ट कर रहा है, S4 में एग्जिस्ट कर रहा है, S2 में एग्जिस्ट कर रहा है और S में एग्जिस्ट कर रहा है, 5 अलग अलग तरीके से सल्फर एग्जिस्ट कर रहा है, 5 अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, एसेट S2 S6 S4 S में एग्जिस्ट कर रहा है। क्वेश्चन क्या दिया गया वो ये नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है कि सर बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट यस और नो में आंसर बताना है। नीचे ऑप्शन दिया है यस और नो। पहला स्टेटमेंट, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ईच ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ईच ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। सर इसके एक मोल का मास, इसके एक मोल का मास, इसके एक मोल का मास, इसके एक मोल का मास और उसके एक मोल का मास, क्या सेम है, क्या सेम है, क्या सेम होगा क्या सर, हर एक मोल का मास सेम नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या होने वाला है, पहले का नो। तो सर ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ठीक है, ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। देख बेटा क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा आ रहा है, लेकिन डरने का नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि भाई मुझे किस तरह से क्वेश्चंस को पढ़ना है। बड़ा क्वेश्चन आया ना तो उसको डिकोड करने का ऑप्शन देखो, एक एक लाइन को तोड़ लो। पहले क्या बोला कि सर आपको ना ये बताना है कि हाँ भाई पहले एक मोल का मास बताइए, सबका सेम होगा क्या, नहीं। इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग आर सेम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर एक मोल एसिड का लेगा, एक मोल S2 का लेगा, एक मोल S6 का लेगा, सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम होंगे ना। क्यों, क्योंकि सर इक्वल मोल्स हैं, एक मोल है तो एक मोल को क्या लिखेगा, 1 × n, यही होगा ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। नंबर ऑफ क्या बोला मैंने, मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। सर इसके अंदर भी एक मोल है तो मतलब n मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर भी n मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर भी n मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर भी n मॉलिक्यूल्स, तो सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ये सेम होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ये कट कर दो। तो सर बी ऑप्शन क्या होगा, यस। देख बेटा यहीं पे आंसर एलिमिनेट हो गया, लेकिन फिर भी हम थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि यार एग्जाम में भरोसा नहीं। Mass of sulfur in 1 mole of each of the following molecules are same. Mass of sulfur in 1 mole is mass of sulfur in 1 mole of each of the following molecules are same. Sir sulfur मतलब obvious है, इसका मास, इसका मास, इसका मास, इसका मास,
क्या सेम होगा क्या? नंबर ऑफ एटम्स क्या सेम होंगे क्या? ऑब्वियस है, नंबर ऑफ एटम्स 8 होंगे, इसमें 6 होंगे, इसमें S4 होगा, इसमें S2 होगा, इसमें S होगा। यहाँ सल्फर का मतलब याद ना मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा है। सल्फर मतलब ये नहीं कि सर सल्फर तो 32 ही है, 32 रहेगा, नहीं भाई, पहले ही बता देता हूँ क्वेश्चन को। ऐसे ऑप्शन तो मेरा सेकंड आ चुका है, इसीलिए मैं अपने पास ज्यादा इधर उधर नहीं भटक रहा हूँ। फिर भी मैं अपने पास यहाँ सल्फर का मतलब कि सर सल्फर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, सल्फर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। सबका सल्फर मॉलिक्यूल यहाँ ऐड कर लेना। पता चला कोई गलती से बोलेगा अरे सर सल्फर का मास तो सेम है, सल्फर का मास सेम है, सल्फर मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? डिफरेंट। ठीक है सर, सबके पास सेम एटम्स होंगे क्या? नहीं सर, एक के पास कितने एटम्स है? 8, एक के पास कितने हैं? 6, इसके पास कितने हैं? 4, और इसके पास कितने हैं? 2। तो सर अलग अलग लोगों के पास अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स होंगे। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी दिया जाए ना तो उसको तुम चुटकी बजा के कर सकते हो। सर देख लो अपने पास, आज हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने, आई थिंक 10 के करीब क्वेश्चंस कर लिए, जिससे रिवीजन अपने नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल। बेटा देख, मूल कॉन्सेप्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये क्लियर हो गया ना तो मेरे पास आगे आने वाले चैप्टर से मेरा टाइम बहुत बच जाएगा। आपको भी पता रहेगा कि हाँ यार सर नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं, सर ऐसी बातें कर रहे हैं, तो उससे मेरा काम भी आसान होगा, तुम्हारा तो होगा ही होगा। ठीक है, तुम्हारी लाइफ तो ऑब्वियस सिक्योर होगी। सर ये सारे क्वेश्चन से रिवीजन हो रहा है पक्का? ये सेशन अपने साथ सही रहता है? ऐसा तो नहीं किसी को लग रहा होगा अरे सर टाइम पास हो रहा है, सर फालतू का हम लोग क्यों ही कर रहे हैं? पक्का? अब क्वेश्चंस हो गए तो एक काम करते हैं, अब चैप्टर शुरू करते, चैप्टर के अंदर आते और अपनी अगली वाली कॉन्सेप्ट पे आते। सबसे छोटे छोटे अब कॉन्सेप्ट, आज बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग लास्ट में कॉन्सेंट्रेशन टर्म शुरू करेंगे। तो सबसे छोटा सा कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए काम की हैं। ऐसे तो ये सारी चीजें एनसीईआरटी से आज के टाइम पे हटा दी गई हैं, बट हाँ ठीक है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि कभी और टाइम पे भी यूज कर पाए। जैसे ड्यूलोंग्स एंड पेटिट्स लॉ है। ड्यूलोंग एंड पेटिट्स दो साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने क्या किया, स्पेसिफिक हीट और एटॉमिक नंबर के बीच में, स्पेसिफिक हीट और एटॉमिक मास के बीच में एक रिलेशन निकालने की कोशिश करी। स्पेसिफिक हीट इनटू एटॉमिक मास को अगर उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि यार एक रिलेशन आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द केस में स्पेसिफिक हीट इनटू एटॉमिक मास किसके इक्वल आ रहा है? 6.4। स्पेसिफिक हीट कैलोरी मेजर कर रहे हैं और यहां पे किसकी वैल्यू आ गई? 6.4 के, 6.4 के केस में आ रही है। तो ड्यूलोंग्स एंड पेटिट्स लॉ हमेशा एप्लीकेबल किसके लिए है? ट्रांजिशन मेटल्स के लिए। मोस्ट ऑफ द केस में मेटल्स के लिए ही वैलिड होता है, याद ना, ट्रांजिशन मेटल्स के लिए वैलिड होता है। क्या था? तो कुछ नहीं, एक एक्सपेरिमेंट है, ऐसा नहीं बोल सकते सबके लिए वैलिड है। हाँ ठीक है, अगर 100 में से 50, 60, 100, 70 लोगों के लिए वैलिड तो केमिस्ट्री वाले उसको वैलिडिटी मान लेते हैं। रीजन कि हमारे यहाँ एक्सेप्शन है भाई, हर एक आदमी आपकी बात नहीं मानेगा। ऑब्वियस हर एक आदमी इंडिविजुअल अपनी अपनी तरह से जीता है। जैसे मैं बोलूँ रोज नहीं पढ़ो, ऑब्वियस सब नहीं बात मानते। ऑब्वियस है 70%, 50%, 60% जनता मानती है, बाकी लोग तो हाँ ठीक है यार, हर एक टीचर तो यही बोलता है, हर एक टीचर तो यही बोलता है कि पढ़ाई करो भाई, कुछ और बताओ। भाई ऑब्वियस है ना, एक ही चीज़ है, कॉमन है। अब कार्बन ऐसा थोड़ा ना है कि अब मैं अलग लिखूंगा, कोई और टीचर ऐसे लिखेगा कार्बन को, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, सब सेम ही है। बस सेम चीज़ यहाँ पे ड्यूलोंग्स एंड पेटिट्स ने क्या बोला कि भैया एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया कि अगर सामने वाले का स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है तो आप वहां से एटॉमिक मास निकाल सकते हो। कितना एटॉमिक मास हो सकता है वो आप बता सकते हो। कैसे? जैसे इसके ऊपर ना पहले देखो, पहले एम्स में ना एक दो क्वेश्चन आए हुए, एम्स का एग्जाम पहले अलग था तो वहां पे आया हुआ है। ऐसे तो अब नहीं पूछेगा एनटीए एनसीईआरटी से बाहर, लेकिन फिर भी यार अपने को होता है ना कि यार थोड़ा एक्स्ट्रा करके रखो। ज्यादा आना खराब चीज नहीं होती, कम आना खराब हो जाएगा। एग्जाम में सिलेक्शन होना, ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे 720 में, ज्यादा 720 आ जाएंगे तो कोई घर वाले डांटेंगे नहीं कि अरे बेटा 720 में 720 क्यों लेके आ गया, बता तेरी फोटो आ जाएगी न्यूज़पेपर में, अब हमें भी फोटो खिंचवानी पड़ेगी, हमें भी इंटरव्यू देना पड़ेगा। ऐसा किसी घर वाले नहीं बोलेंगे। कम आएंगे तो ऑब्वियस है, उसको वो पता है वो क्या बोलने वाले, लेकिन ज्यादा आएंगे तो कोई नहीं बोलेगा। तो ऑब्वियस है ड्यूलोंग्स एंड पेटिट्स एनसीईआरटी से बाहर है, लेकिन हाँ ज्यादा पता हो तो कोई गलत चीज नहीं होगी, इससे हमारा कुछ काम आसान हो जाएगा। जैसे मैंने ये सिंपल सा एक सिंपल चीज पढ़ाई, स्पेसिफिक हीट को किससे मल्टीप्लाई कर दो? एटॉमिक मास से। मोस्ट ऑफ द केस में कितनी वैल्यूज होंगी? 6.4। सबके लिए वैलिड नहीं होता, ट्रांजिशन मेटल्स के लिए वैलिड होता है। अब मान लो इस पे क्वेश्चन कोई पूछना चाहे तो क्वेश्चन कैसा दे सकता है? तो सर ये दे सकता है कि सर अगर मान लो स्पेसिफिक हीट किसी मेटल का, specific heat of a metal, specific heat of a metal is, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं कि सर 8 है, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मेटल इज, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, चलो 80 लिख देता हूं, कैलकुलेट द एटॉमिक मास। अब इसके लिए सर अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको गेस करने हो, कैलकुलेट द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास निकालिए उस मेटल का। तो सर अब कैसे निकालोगे एटॉमिक मास ऑफ मेटल? सर एटॉमिक मास ऑफ मेटल 80 लिख दिया गलती से, यहाँ पे लिख देता हूँ अपने पास 0.08, ठीक है 0.08।
तो एटॉमिक मास ऑफ मेटल कितना हो जाएगा, कैसे निकालोगे? तो सर एटॉमिक मास ऑफ मेटल अगर मैं निकालने जाऊंगा तो मुझे पता चल गया है कि सर स्पेसिफिक हीट इनटू एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है? सर एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है? 6.4 के। तो सर यहाँ से एटॉमिक मास किसके इक्वल हो जाएगा? 6.4 को किससे डिवाइड कर दूंगा? 6.4 डिवाइडेड बाई 0.08। सर डेसिमल से डेसिमल हटाइएगा, ऊपर 10 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 80 ग्राम। क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास 80 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आप निकालते रहो। ठीक है, स्पेसिफिक हीट दिया है तो एटॉमिक मास आप रिलेट कर सकते हो। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक बोल सकते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन है, ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ ट्रांजिशन मेटल के लिए वैलिड होता है। पक्का क्वेश्चंस आएंगे बहुत बेसिक सी, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, निकाल लेना, हो जाएगा सर। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, आज ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं है सब। क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, जैसे ही कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा, मैं कॉन्सेप्ट आएगा, मैं खुद ही बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। पक्का। चलो अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक देखेंगे तो अगले टॉपिक में ऐसा कुछ नहीं अपने को मिल जाएगा कि सर एक ना परसेंटेज, मास परसेंटेज का क्वेश्चन बहुत परेशान करता है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूं कि भाई परसेंटेज वाला क्वेश्चन ना सर सब भागते रहते हैं। जैसा भी इसके क्वेश्चंस करोगे तो पता चलेगा, मास परसेंटेज का क्वेश्चन जब भी मिलता है तो लोग क्या करते हैं सर ना, ऐसे अजीब सब शक्ल बना लेते हैं, सर ये पता नहीं क्या ही सोचना है, क्या ही करना है। आज ना वो डर हटा देते हैं। मास परसेंटेज का मतलब, एक सिंपल सी बात बताओ, तुम्हारे एग्जाम में मान लो तुम्हारा एग्जाम हुआ, अगर मान लो अभी 12th पास करके आए होगे तो तुम्हें मान लो तुम्हारे 90% आए। अगर मैं बोलता हूँ मेरे एग्जाम में, किसी एग्जाम में 75% मार्क्स आए, इसका मतलब क्या है? तुम खुद से क्या गेस करने वाले हो कि सर के अगर 100 मार्क्स के एग्जाम हुए होंगे तो उसमें सर के कितने आए हैं? 75। मैंने तो नहीं बताया मेरे कितने मार्क्स के एग्जाम हुए, तुमने कैसे गेस कर लिया? 100 मार्क्स का कैसे गेस किया? क्योंकि सर परसेंटेज डिफाइंड ही कैसे होता है? परसेंटेज कैसे डिफाइन होता है? परसेंटेज डिफाइन ही होता है कि सर 100 के रिस्पेक्ट में। जैसे मुझे अपने मार्क्स, मान लो मेरे 35 मार्क्स आए, कितने में? 50 मार्क्स में। मान लो मेरे टेस्ट हुए 50 मार्क्स के, मेरे कितने आए? 35। कैसे निकालेगा मेरे कितने परसेंटेज मार्क्स आ रहे हैं? कैसे निकालोगे? 50 मार्क्स के एग्जाम में 35 मेरे मार्क्स आ रहे, परसेंटेज कैसे निकालोगे? सर आपके 35 मार्क्स आ रहे हैं, डिवाइड बाय टोटल कितना है? 50, इंटू क्या करूंगा? 100। यही करोगे ना परसेंटेज के लिए? पक्का। तो सर सिमिलरली अगर कहीं पे कोई कंपाउंड दिया है, उसके अंदर कोई पूछे ऑक्सीजन का परसेंटेज बताओ, तो सर उसके मास डिवाइड बाय टोटल मास इंटू क्या करूंगा? 100। तो परसेंटेज निकालने के लिए ज्यादा नहीं भटकना होता। परसेंटेज निकालने के लिए आपको सिंपल से एक दो चीजें करनी होती है। जैसे अगर मैं ऐसे बोल दूं कि सर परसेंटेज अगर निकालना है किसी का भी, मास परसेंटेज निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ किसी का भी निकालना है, एक्स का निकालना है, तो कुछ नहीं सर, मास ऑफ एक्स ले लीजिए, मास ऑफ एक्स ले लीजिए, डिवाइड बाय टोटल मास कर दीजिए, इनटू क्या करते हैं हम लोग? इनटू क्या कर देते हैं? परसेंटेज के लिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसने बोला? सर एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा ले लेता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट ले लेता हूं, और किसने बोला कि सर परसेंटेज ऑफ, मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम बता दो, कैसे निकालूंगा? एक काम करो, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम का मास कितना होता है? 40, कार्बन का मास कितना होता है? 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। सर कैलकुलेट करेंगे, इसका मास कितना आ जाएगा? 100। सर कैल्शियम का मास परसेंटेज कितना होगा? 40/100 इंटू 100, कितना आ जाएगा? 40%। किसने बोला? नहीं सर इसी में मास परसेंटेज ऑफ मुझे ना ऑक्सीजन बताओ, तो भाई कुछ नहीं, 48/100 इंटू 100 क्या आ जाएगा? 48%। किसने बोला? नहीं सर कार्बन का परसेंटेज बताओ, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन बताओ, तो भाई साहब एक बात बताना, सर ऐसा भी तो कर सकता हूँ, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन, सर क्या हो जाएगा? 100 माइनस सर कितना? 40 प्लस 48, कितना आ जाएगा? 12%। बाकी कोई लगता है तो नहीं सर, आप सर ये ऐसे भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लो भाई। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय दिस इनटू टोटल, सर कितना आ जाएगा? 12%। सर आपकी मर्जी है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि सर मास परसेंटेज जब भी निकालने जाओगे तो आपको क्या करना है? अपने मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू क्या करना है? 100 करना है। अपने मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू क्या करना है? 100 करना है। अगर कहीं भी दिया हुआ है किसी भी क्वेश्चन में तो आपको सिंपल सा मास का परसेंटेज दिया, मतलब आपका मास डिवाइड बाय टोटल इनटू 100 क्या करेगा? वो परसेंटेज आएगा। पक्का। क्योंकि देखो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके क्वेश्चंस आते हैं ना, लोग लैंग्वेज देख के डरना शुरू कर देते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस भी की होगी। आज जब हम अभी इसके क्वेश्चंस करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, तो आप खुद ही बताने वाले हो कि हाँ यार सर मैं ऐसे प्रॉब्लम से फंसता था, ऐसे प्रॉब्लम्स को मैं सॉर्ट आउट नहीं कर पाता था। अभी अभी आप करके दिखाओगे। अभी इवन जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस या जो डीपीपी
पीपीपी मिलेंगी, उसके क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ यार मुझे ये चीजें करनी है, इस तरह से चीजें करनी है। पक्का। अब जैसे किसने बोला कि सर ये तो हो गया, अब मुझे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? क्वेश्चन अगर पूछने पे आऊं तो क्वेश्चन क्या दे दूंगा मैं आपको? पता है क्वेश्चन क्या दे दूंगा? मान लो ये दे देता हूं, कैलकुलेट कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH। NaOH में मास परसेंटेज ऑक्सीजन का बताओ कितना होगा सर मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन? जो लोग कर सकते हैं बेटा वीडियो पॉज करके करने शुरू कर दो, जो लोग भी कर सकते हैं ना वीडियो पॉज करके इसको करने की कोशिश करो। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH कैसा आएगा, किस तरह से निकालोगे? देखो ना अपने पास मास परसेंटेज किसका निकालना है, मास परसेंटेज किसका निकालना है? ऑक्सीजन का निकालना है। कितना होता है? पहले तो NaOH का मास निकाल लो। NaOH का मास कितना होता है भाई साहब? मास नंबर मैंने बोला था याद करने के लिए, सर आपको पहली क्लास में बोला था, आप अपनी कॉपी में लिख के रख लीजिए। क्यों? क्योंकि बार बार अगर कॉपी खोलना पड़े, अलग से देखना पड़े, फायदा नहीं। इसलिए आपको फर्स्ट डे बोला था कि एटॉमिक नंबर मास नंबर अपनी कॉपी के पिछले पेज पे लिख लीजिए। रीजन क्यों? आपको बार बार याद दिलाते रहेंगे। अब जैसे किसी को सोडियम का भूल चुका है, ऐसे तो अब यकीन बैच को आपको भूलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ फिर भी ये ध्यान रख लो टोटल मास कितना है 40, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? तो सर 16/40 इंटू क्या कर दूंगा 100, परसेंटेज निकालूंगा, ये 10 टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया। सर अगर मैं कैलकुलेट करूं कितना परसेंटेज आ जाएगा? 40% आ जाएगा। पक्का। तो सर किसी का मास परसेंटेज निकालना हो तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, अपना मास डिवाइड बाय टोटल इनटू क्या कर देना है 100 कर देना है। पक्का। ये देख लो अपने पास मास परसेंटेज निकाल सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अब किसने बोला सर इसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन क्या होगा? देख भाई ट्विस्टेड क्वेश्चंस अगर देखेगा ना तो सबसे ज्यादा बेसिक मैथ्स के ऊपर ना मजे ले लेते हैं ये लोग। ये वाले जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस होते हैं ना सिर्फ मजे लेने के लिए होते हैं, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछते, लेकिन वो लोग क्या करते हैं मजे लेने के मूड में रहते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन दिखाता हूं तुम्हें, वो जानबूझ के ऐसे कहानी बना रहा होगा। ये देखो क्वेश्चन, अब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन मोनोवैलेंट मेटल इज 48%, फाइंड एटॉमिक मास। अब तुम देख के दहल गए, अरे यार सर ये तो कॉन्सेप्ट नहीं कराया यार, ये कैसे होगा? पता है इसका सॉल्यूशन? एक बार ट्राई करना चाहो ट्राई करके देख लो। जो लोग भी ट्राई करना चाहते हैं एक बार ट्राई करके देखो, आप देखो अपने पास कि इसका आंसर कैसे निकाल सकते हो, किस तरह से कर सकते हो। और अभी मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, फिर आपको हंसी आएगी, अच्छा भाई ये करना है। जैसे देखो ना अपने पास, अगर मुझसे कोई पूछेगा तो सर मैं कैसे करने वाला हूं? एक बात बताना, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, M2CO3 है, M2CO3 का मास कैसे निकालूंगा? M का नहीं पता तो 2M ले लूं। सर M का मास कितना ले लेता हूं? M तो 2 एटम्स हैं तो कितना हो जाएगा 2M। कार्बन का कितना होगा 12, ऑक्सीजन कितना होगा 16 इंटू 3। सर इसका मास देखेंगे तो टोटल मास कितना आ जाएगा 2M + 60 आ जाएगा। सर M2CO3 का मास मुझे नहीं पता M क्या है कितना है, लेकिन मैं ले सकता हूं भाई, मुझे इतनी आजादी तो दोगे कि मैं M का मास नहीं पता तो M ले लेता हूं। 2 एटम से इसलिए उसकी वैल्यू 2M ले ली। पक्का। अब बोल रहा है कि सर मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितना होगा? तो ऑक्सीजन का मास परसेंटेज कितना होगा? सर ऑक्सीजन का मास कितना है 48। सर टोटल मास कितना है 2M + 60 इंटू 100। किसी को दिक्कत? देख भाई क्वेश्चन चाहे जो हो ना, तो अपने बेसिक्स पे अड़ा रहे, तेरा हमेशा आंसर सही आएगा। मैं बात बार बार बोलता हूं, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, सर M2CO3 का मास नहीं पता, ले लेना भाई 2M + 60। एक बार बताओ ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकालेगा? ऑक्सीजन का मास कितना है 48। अरे 3 ऑक्सीजन है ना भाई, अरे 3 ऑक्सीजन है तो 48 डिवाइड बाय दिस इनटू 100। सर मास परसेंटेज ऑक्सीजन का कितना, एग्जाम में कितना दिया है, क्वेश्चन में कितना दिया है? सर ये दिया है क्या? अब भैया अब तुम शुरू हो जाओ इनटू 100। सर ये 48 से 48 कैंसिल आउट हो गया, 2M + 60 = 100। यहाँ से सॉल्व करके लाओगे M की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको सॉल्व करोगे M की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। आंसर कौन सा ऑप्शन मैच करना शुरू हो जाएगा? 2M + 60 = 100। 2M की वैल्यू 100 - 60, M की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। पक्का। तो देख लो अपने पास आंसर आ गया। क्वेश्चंस चाहे जैसा भी हो, आज देखो अपने बार बोल रहा हूं, परसेंटेज, मास परसेंटेज बहुत सिंपल चीज है, एनसीईआरटी में 2 लाइन में खत्म हो जाता है, लेकिन इसके क्वेश्चन देखो ना रुला देता है। वो जानबूझ के कहानी बोलेगा कि सर M2CO3 है, ये CO3 है, ये M2 है। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिंपल सा काम करना होता है कि भैया इसमें कुछ नहीं, जिसका नहीं दिया है मास उसको एज्यूम कर लो, हो गया। अपने को बस निकालना है और कुछ नहीं।
अब देखो क्वेश्चंस ऐसे डरावने डरावने से दे देगा, बोलेगा अरे भाई सब ऐसे ऐसे, अरे कुछ नहीं होता यार, परसेंटेज ले ले भाई। परसेंटेज निकालना क्या होता है, अपना मास डिवाइड बाय टोटल इनटू 100। परसेंटेज किसकी बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 48 है। कैसे सर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है, 48 डिवाइड बाई टोटल मास इनटू 100। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा पक्का। सर देख लो आज क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आपको मिल रहे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मेरा फेवरेट है। क्यों? क्योंकि सर ये जो क्वेश्चन पूछता है ना, ये सामने वाले खूब बेवकूफ बनाता है। वो बोलता है कि अरे सर ये देखिए Na2SO4.XH2O। यार हम मेडिकल वाले, हम नीट वाले, हम तो ऐसे ही क्वेश्चन, ये सब फिजिकल क्वेश्चन देखते ही डर जाते हैं। एक्स एक्स निकालना तो मैथ्स का काम होता है। अबे नहीं डरना है भाई, ये क्वेश्चंस तुमसे मजे लिए जा रहे हैं बस। ये देखो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। सर कभी भी क्वेश्चन मिले ना, उसको सिंपल सा याद रखना भाई कि आपको करना क्या है। कि सर Na2SO4 दिया है ना, Na2SO4.XH2O दिया हुआ है अगर आपको, तो सर एक काम कर लो, इसका मास निकालो। सोडियम का मास 23 इंटू 2 प्लस सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 4 प्लस ऑक्सीजन H2O का कितना हो जाएगा 18x। सर इसका करोगे 46 प्लस 32 प्लस कितना आ गया 64 प्लस 18x। कैलकुलेट करोगे तो 6 2 8 प्लस 2 4 4 6 प्लस 12 हो गया, और 4 3 7 7 प्लस 6 142 प्लस 18x आ गया। इसका एक मोल का मास कितना है 1 प्लस 142 प्लस 18x। सामने वाले ने कहानी में ये लिख रखा है कि सर सीधी सी बात है सर, ये देखो कि 142 प्लस 18x टोटल मास है, उसमें 50% मास किसका है, पानी का है। मतलब मास परसेंटेज किसका दिया है, पानी का दिया है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं चाहता ना किसी और तरीके से भी बोल सकता था। मैं बोलता इसको हीट करते हैं, इसको हीट करते हैं, पानी ना उड़ जाता है, 50% मास का मास कम हो जाता है। तो सर इसका मतलब क्या है, पानी उड़ा तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, अगर मेरा मास 50% कम हो गया, इसका मतलब क्या है, मेरा मास का 50% क्या था, पानी था। सिमिलर क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से देगा। सर मैंने यहां लिखा हुआ है, सर एक बात बताइएगा, मास परसेंटेज ऑफ H2O क्या होने वाला है, मास परसेंटेज ऑफ H2O क्या होगा। सर मास ऑफ H2O 18x डिवाइड बाई टोटल मास इनटू 100, यही तो होगा ना। और सर कितना दिया है, ये 50 दिया हुआ है, 18x इंटू 100 डिवाइडेड बाई सर 142 प्लस 18x दिया हुआ है। ये 50 से कितना हो गया, 2 हो गया। सर अब सीधा सीधा लिख दूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं 36x इज इक्वल्स टू 142 प्लस 18x। 18x की वैल्यू कितनी आ गई 142। x की वैल्यू निकालने जाओगे, x की वैल्यू निकालने जाओगे, सर अगर लगता है 18 का टेबल नहीं याद है, कोई बात नहीं सर, इसको 9 कर दो। इसको कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 टू ज़ा, और ये 71 के आसपास, तो कितना हो गया 8 के आसपास आंसर आना शुरू हो जाएगा। अपने पास देख लो ना 142 प्लस 18x, तो इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर किसके आसपास आ जाएगा, 8 के आंसर के आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन बस डराने का एक होता है ना कि यार देखो, होता है ना डर बिकता है, तो डर आपको ना, आपको डराने का काम कर दूं ना मैं। अगर मैं बोलूं बहुत इजी कॉन्सेप्ट, आप भाव नहीं दोगे। लेकिन जैसे ही मैं बोलूं बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है बेटा, आंख खोल के सुन, अरे बेटा ये इमेजिन कर, वो अरे क्या है, जो चीज इजी है वो इजी है, बस आपको सोचने का तरीका अपना बदलना है। ये नहीं कि अरे सर डर रहे, अरे भाई साहब ये क्या खतरनाक सा क्वेश्चन दिया सर ने, Na2SO4.x। अबे कुछ नहीं है, एक सिंपल सी कहानी है कि इसका 50% क्या है, पानी है। अब सर अगर मैं इसको उल्टा बोलता, मैं बोलता इसको हीट कर रहा हूं, 50% मास लॉस हो गया हीटिंग पे, इसका मतलब क्या है, पानी उड़ गया, उसका परसेंटेज कितना है 50%। अलग अलग तरीके से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरे यकीनियंस में पहले बता रहा हूं, मैं सबको बता रहा हूं कि सर सिलेक्शन सिक्योर करने के लिए ना ये छोटे छोटे डर ना हटाने पड़ते हैं। जब तक आप इस तरह के डर से भागोगे नहीं ना, डर से ऐसे डराओगे नहीं, उसको डराओ, क्वेश्चन वाले को डराओ। तुमसे तुम्हारा दोस्त लेके आना, बोला भाई इधर 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 साइड में, ठीक है ना, मुझे पता है कि तेरे साथ क्या चल रहा है। ट्राई करो जितना हो सकता है, ट्राई कर कि भाई जितने डिफरेंट एंगल से मैं सोच सकता हूँ उतने डिफरेंट एंगल से निकालो। सर मुझे कैसे पता चल रहा है 50 में, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू निकाल लो, यहाँ सॉल्व करना, उसका तो बेसिक मैथ्स लगी हुई है ना। अब ये सॉल्व करना तो बेसिक मैथ्स का काम है। अब कोई बोले सर एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आया 8, तो भैया पार्शियल आंसर भी नहीं दिया है मेरे पास। अब कोई ये बोले नहीं नहीं सर, एक दो बच्चे होते हैं ना, नहीं नहीं सर लेकिन 8 तो नहीं आया ना सर, 8 नहीं आया भाई, 7.96 को भी 8 ही लेगा ना। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि भाई सर एग्जैक्ट 8 लेके आओ, एग्जैक्ट 8 7 पॉइंट कहीं दिया है क्या, फिर इसका आंसर क्या, तो नीट में छोड़ के आएगा कि सर आंसर मैच नहीं कर रहा था। सर हम तो नीट इसलिए नहीं कर पाए, नीट वाले बेवकूफ थे।
भाई ये बोलने का ना अधिकार नहीं है आपको। आपके पास ऑप्शन है, आप ऑप्शन टिक कर लो कि सर 8 9 जा अपने पास कितना होता है 72, तो उसी के आसपास है, आंसर क्या आ जाएगा, डी। पक्का। तो देख लो अपने पास ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस देख लो। मैंने क्या बोला, मास परसेंटेज के ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसके 2 ही 3 क्वेश्चंस हैं, या तो सीधा सीधा कोई कंपाउंड दे देगा बेटा, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगी। 3 ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मास परसेंटेज के ऊपर, कि एक तो उसका जैसे मान लो मैं दे दूं कि सर कोई भी है KMnO4 है, उसके अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालो, या फिर कहानी में ऐसे ट्विस्ट कर देगा कि एक बंदा है उसके अंदर परसेंटेज इतना है, उसके इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो या चीजें करो, वो सब भी करेंगे। लेकिन ट्राई करना कि ये सारे कॉन्सेप्ट ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से निकाल दिया गया, इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं सर, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, इससे ज्यादा वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा। मास परसेंटेज निकालने के ऊपर बहुत बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, आप आसानी से निकाल सकते हो। मास परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, सर ये सारी चीजें ना आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। मास परसेंटेज क्या होता है सर, मास परसेंटेज अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास। अब इन्हीं सब चीजों के ऊपर जैसे ही आप किसी का कंपोजिशन निकालते हो ना, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे ही आप किसी का कंपोजिशन निकालते हो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, और वो कॉन्सेप्ट कहलाता है दैट इज नोन एज कि सर अगर किसी का मास परसेंटेज आ रहा है तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा दैट इज नोन एज एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनका कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाता है। क्या होता है कॉन्सेप्ट, पहले एक बार देखते हैं प्लीज अपने पास, ये देखो। अच्छा सॉरी, मास परसेंटेज के ऊपर एम्पेरिकल फार्मूला से पहले एक चीज और, एक कैलकुलेशन और आती है, एक कॉन्सेप्ट और आता है। जैसे ही मास परसेंटेज आता है वहीं पे एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है दैट इज नोन एज मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। एम्पेरिकल फार्मूला थोड़ी देर बाद देखते हैं, आज ही देखेंगे सारी सारी ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आज खत्म करेंगे। अगली क्लास से स्टोइशियोमेट्री, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और स्टोइशियोमेट्री, अपने पास 2 मेजर टॉपिक्स बचे होंगे, वो खत्म करेंगे और चैप्टर अपना फिनिश हो रहा होगा। मेरे साथ साथ देखो, मैं क्वेश्चंस कराने का मैं शुरुआत से बोलता हूँ, मैं शुरुआत में कुछ कमेंट देख रहा था और उसके बाद भी मैंने अपने अंदर ये सोचा कि आप सब लोगों से बात करता रहूंगा धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी। देखो मैं खुद आपके सामने कितने सारे क्वेश्चंस मैं करके दिखा रहा हूँ, मैं एज अ टीचर इतने कर रहा हूँ, तो आप इसके डबल करना है सर। आपको मॉड्यूल का होमवर्क मिल रहा है, सब लोगों को मॉड्यूल मिल रहा है, मॉड्यूल का PDF है, आप उससे क्वेश्चंस आराम आराम से अटेम्प्ट कीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है बताइए, ठीक है ना, वो सारा डिस्कशन होगा। लेकिन सर आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जरूरी है, सीधी सी बात ये है। जैसे अब मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था, किसी एटम के घर पे जाते तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड मतलब याद करो, सारे सारे क्वांटाइज्ड मतलब कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकते। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ कि यार कहीं कोई बंदा है, अगर मैं बोलता हूं कि मेरी क्लास चल रही है, मतलब इसका मतलब कम से कम एक टीचर होगा और एक क्या होगा, स्टूडेंट। मिनिमम एक स्टूडेंट तो होगा ना, अरे क्लास तभी तो चल सकती है। ऐसा थोड़ा ना टीचर हवा में जाके पढ़ा रहा है, सर किसको पढ़ा रहे थे, हवा को पढ़ा रहे थे। अरे भाई कम से कम एक स्टूडेंट होगा तभी तो बोलेगा कि टीचर कुछ पढ़ा रहा था। जैसे कम से कम एक बच्चा सुन रहा होगा तभी तो मैं बोलूंगा ना कि हाँ यार मेरा पढ़ाना सही रहा, सक्सेसफुल रहा। एक बच्चा तो कमेंट कर रहा होगा ना कि हाँ सर आपने इतने क्वेश्चंस हुए, इतने क्वेश्चंस नहीं हुए, या हमें और ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए, हमें और चीज़ें करनी है, ये सब कुछ हो रहा होगा ना। तो सर सिमिलरली जब हम किसी एटम के बारे में बात करते हैं तो किसी भी एटम में कम से कम क्या होगा, एक बंदा होगा। अगर मैं बोलता हूँ कि यार एक स्कूल ना, ये स्कूल में बहुत इसके बच्चे बहुत सारे टॉप करते, बताओ कम से कम कितने बच्चे होंगे, तो मिनिमम एक बच्चा तो होगा टॉपर ना भाई। अगर मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे बच्चे टॉप कर, कम से कम एक बच्चा तो होगा किसी एग्जाम का टॉपर, पक्का। तो सर सिमिलर कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट आ गया मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का, मतलब इसी को हम लोग बोलना चाहते हैं ना कि कहीं कहीं पे कॉन्सेप्ट को एक नाम भी दे देते हैं, तो उससे डरना मत। कैनिंजारो प्रिंसिपल भी बोल देते हैं ये लोग, कैनिंजारो प्रिंसिपल भी बोल देते हैं, कुछ है नहीं ये, बस बेसिक परसेंटेज का कमाल है। जैसे एक सिंपल सी कहानी बोल देता हूँ मैं, एक मान लो एक बोल देता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट है। अगर देखो अब इसको ना करने के लिए मुझे कुछ फॉर्मूला भी लिखवाने की जरूरत नहीं, मैं एक कार्बोहाइड्रेट ले लेता हूँ। अ कार्बोहाइड्रेट हैज 0.012% of carbon by mass. Calculate minimum molecular mass of calculate minimum molecular mass of calculate minimum molecular mass of carbohydrate. अब सर तुम बोलोगे सर कार्बोहाइड्रेट में तो बहुत सारी चीजें होंगी, आपको कैसे, तो भाई मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगा, कैसे सर, मुझे सिंपल सी बात है, कार्बोहाइड्रेट में क्या बताया गया, कार्बन का परसेंटेज, यही बताया गया। इसका मतलब कार्बन तो है ना,
इतना तो पता चल गया। अब कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, मुझे इतना पता चल गया कि सर उसके अंदर कार्बन है, कितना परसेंट है, 0.012%। मतलब उसका माई मास, अगर 100 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन कितना होगा, 0.012। पक्का ये लिख सकता हूं ना। अभी तो मास परसेंटेज पढ़ा है हमने, क्या बोला था, अगर मेरे पास मैं बोलता हूं मेरे 30% मार्क्स आते हैं किसी एग्जाम में, तो तुम क्या बोलने वाले हो कि सर 100 मार्क्स के एग्जाम में सर के कितने आएंगे, 30 मार्क्स आएंगे, यही एग्जाम्पल दोगे ना। पक्का सर। सिमिलरली मुझे नहीं पता कार्बोहाइड्रेट में कौन सी चीज है, क्या है, मुझे एक क्वेश्चन दिया गया है और मैं उसको देखो कैसे सॉल्व करता हूं। और बेटा ये टेक्टिक्स तुम लोग भी सीख जाओ कि जब भी कोई बोलेगा, जब भी कोई इस तरह के क्वेश्चंस देगा ना, जब भी कोई इस तरह की बात करेगा, अपने को क्या करना है, सर एक सिंपल सी लाइन लिखता हूं, मैं एक सिंपल सी लाइन लिखता हूं, देखना, और जिसको इसमें दिक्कत ना हो समझ जाओ ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा है। मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि सर 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 क्या होने वाला है कि कम से कम 0.012 ग्राम कार्बन। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलता हूं मेरा 2% अपने पास, मैं बोलता हूं मेरा 2% कंट्रीब्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि 100 अगर 100 रुपए की कोई चीज होगी उसमें 2 रुपए मैंने कंट्रीब्यूट किया होगा, यही होगा ना। कितना कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं पता, कितना 10,000 है, 100 है, 2,000 है, 5,000 है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि सर जितना भी कंट्रीब्यूशन है उसका 2% मेरा है, मतलब 100 रुपए में 2%, 2 रुपया मेरा है। पक्का। अब यही सेम चीज उठा के रख लो। सर क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन का परसेंटेज दिया है, मतलब कितना ग्राम कार्बन प्रेजेंट है, सर इतने ग्राम कार्बन प्रेजेंट है 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में। अब उस कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला मुझे भी नहीं पता और तुम्हें भी नहीं जानना है, तुम्हें बस ये जानना है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कम से कम उस कार्बोहाइड्रेट का इतना मास तो होगा। क्यों, अरे क्योंकि सर एक बात बताओ, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट क्या है कि सर उस मॉलिक्यूल में कम से कम कार्बन एक एटम तो होगा ना यार। किसी का फॉर्मूला देखते हो तो उसमें कम से कम सबसे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, एक। अरे कम से कम एक एटम तो होगा, 0.5 एटम नहीं आता ना, हमने शायद शुरुआत में पढ़ा है। एटम्स कभी फ्रैक्शन में नहीं आते, एटम्स पूरा का पूरा। अब ऐसा नहीं होगा सर आधे सर आए, मतलब मान लो आधा पार्ट आया, ऐसे थोड़ा ही ना होता है यार। रियलिटी में क्या होता है कि आधा एटम नहीं आता, आधा मॉलिक्यूल नहीं आता, ऑब्वियस है सारे के सारे कंप्लीट आते हैं कि रिएक्शन करनी है कंप्लीटली कर रहे हैं, कि सर आधा एटम आया हुआ है। सोचो ना कोई बोले कि सर सर आज क्लास में ना एक बच्चा ना, हमारी क्लास में पता है कितने बच्चे आए थे सर, 14.5 बच्चे। सोचो आधा बच्चा कोई आया, पूरी क्लास भाग नहीं जाएगी। आधा बच्चा कोई आ रहा हो कि हाँ भाई सर, आधा सर हाथ पैर आ रहा हो, अजीब सा नहीं हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कभी भी कोई एटम कम से कम एक तो मिनिमम रहेगा, मिनिमम एक, आधा नहीं कॉन्सेप्ट चलेगा। एक से ज्यादा रहे, 2 रहे, 4 रहे, वो क्वेश्चन में दिया होगा, अलग कहानी। लेकिन अगर कोई पूछता है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, तो सर उसके केस में मैं कम से कम कितना ले लूंगा, कम से कम कितना एटम ले लूंगा, एक एटम तो लूंगा ही लूंगा, एक एटम तो लूंगा ही लूंगा। और एक एटम का मास देख लो अपने पास कितना हो जाएगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूं तो सर ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 12 से 12 गया, मिनिमम इसका मास कितना होगा, 10⁵ ग्राम। 1,00,000 ग्राम होगा इस कार्बोहाइड्रेट का मास मिनिमम। इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि कम से कम एक कार्बन का एटम तो होगा। ठीक है, वो अभी मत बोलना सर 1,00,000 ग्राम कहाँ से होगा। अरे भाई ठीक है ना, क्वेश्चन है, इमेजिनेशन है, मैंने भी तेरे सामने ही लिखा, अपने अंदर एक इमेजिन कर लिया कि हो सकता है यार कार्बोहाइड्रेट कोई बहुत बड़ा हो सकता है कोई इतना बड़ा कार्बोहाइड्रेट हो उसका मास इतना हो। ठीक है, तो भाई मैंने एक इमेजिन करा कि हाँ भाई ये चीजें होंगी। सर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट इज नथिंग, इट इज जस्ट अबाउट कि सर मिनिमम एक एटम लेके चलना है, मिनिमम आपको एक एटम तो लेके ही चलना है और उसका मास निकालना है। कभी भी कोई क्वेश्चन लंबा चौड़ा लिख के दे कि सर ये है ये है, अरे भाई नहीं फर्क पड़ रहा, मुझे कार्बोहाइड्रेट क्या है, कौन सा फॉर्मूला नहीं पता, नहीं पता कि कार्बन कितना है, उसमें हाइड्रोजन कितना है, कितना ऑक्सीजन है, लेकिन इतना पता है कि कम से कम एक कार्बन का एटम होगा, और जब एक कार्बन का एटम होगा तो उसका मिनिमम मास कितना होगा, इतना होगा। पक्का क्वेश्चन कर लोगे। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग। देखो आज छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं, ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ पढ़ा, दूसरा अभी क्या पढ़ रहे हैं, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, तीसरा क्या पढ़ा अभी, मास परसेंटेज पढ़ा है। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का अगला क्वेश्चन आप खुद से करके दिखाओगे। अब अगला क्वेश्चन आप खुद से करके दिखाओगे, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। ऐसे बड़े बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन लिख के दिए जाएंगे। एक कंपाउंड है हीमोग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर है, उसके पास कितना दिया, ये क्वेश्चन आप खुद से करने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करो कि इसके पास एक आयरन का एटम है और आयरन का कितना है मास, 5.6% है, 5.6% आयरन है। बताओ अप्रोक्सीमेटली कितना मॉलिक्यूलर मास होगा। सर सब लोग यूनिटरी मेथड सब लोग जानते हैं, एक नियम सब जानते हैं, ट्राई तो करो।
एक एक नियम ट्राई तो करो, यूनिटरी मेथड ट्राई तो करो कि सर 5.6 ग्राम, अगर मैं बोलूं कि 5.6 ग्राम, अगर मैं बोलूं 5.6 ग्राम ऑफ आयरन इज, देख लो बेटा कैसे कर रहा हूं, 5.6 ग्राम ऑफ आयरन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, ऐसा लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि सर परसेंटेज का मतलब तो यही होता है ना, इसी का परसेंटेज का मतलब क्या होता है, यही तो होता है। तो हीमोग्लोबिन के 100 ग्राम में कितना है 5.6, तो सर 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में आयरन में कितना होगा 5.6 ग्राम। और सर मिनिमम कितना एटम होगा आयरन का 56, उसका मिनिमम मास होता है, एक एटम तो होगा, मतलब 56 मिनिमम उसका मास होगा, 56 ग्राम ऑफ आयरन तो कम से कम होगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, अगर सही से कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 आएगा और मेरा आंसर 1000 आ जाएगा। मिनिमम मतलब एक एटम तो मिनिमम लेंगे ना, एक एटम आयरन का तो होगा ही होगा, और जैसे ही एक एटम लूंगा सर मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1000 आना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन सीखो कि भाई कैसे करना है। कोई भी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, आपको बस सामने वाले को फेस करना है, यार कैसे कैसे फेस कर सकता हो। अगर आयरन है तो कम से कम एक एटम तो होगा, और एक एटम डाल के अपने पास निकाल लो, एक एटम डाल के निकाल दो, पक्का। सर अगला क्वेश्चन आप खुद से करोगे क्या? अगला क्वेश्चन मेरे साथ साथ, मुझे ये अगला वाला क्वेश्चन ना कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए इसका, मैं देखूंगा कितने लोगों का सही आ रहा है, कितने लोगों का गलत आ रहा है। गलत आए कोई बात नहीं, सीखेंगे। ये भी लिखना कि हाँ सर गलत हुआ, मुझे पता है कहाँ गलती हुई। गलती से भी कमेंट बॉक्स में ना, गलती कर रहे हो मुझे उससे दिक्कत नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, मैं 0/7 भी लिखोगे ना, 0/6 भी लिखोगे, मुझे उससे डर नहीं लगता। रीजन, यार मुझे ये पता है कि बच्चा ऑनेस्टली काम कर रहा है, इसने एक्सेप्ट किया कि इसके 0 आ रहे हैं, इसको नहीं समझ में आ रहा तो उसके ऊपर ना वो दोबारा मेहनत कर सकता है। अब कोई कॉन्फिडेंस में कोई पे नहीं ना उठाए, यार ठीक है टीचर कर तो रहा है, सही लग रहा है, टीचर सही पढ़ाता है, इसको आता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, इसको आता है, लगता है इसको ठीक ठाक आ रहा है, ठीक है भाई, वैसा बनोगे ना तो कभी रिजल्ट नहीं होगा। कुछ करो, नहीं होगा तो सीखोगे, दोबारा वीडियो देखोगे, दोबारा करोगे। यार एक बार में हो सकता है, कुछ चीजें होती हैं, कभी कभी क्या होता है ना, आदमी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा था, या होता है कभी कभी पढ़ने का मूड नहीं होता, या कभी लगता है यार आज टीचर ना मतलब ठीक है, अपने पास मजा नहीं आ रहा उस तरह का, ये हो सकता है, ये नेचुरल है। हर एक दिन ऑब्वियस है ना बेटा, आप सोचो ना, हम शाहरुख खान तो है नहीं ना कि आपके लिए मतलब कुछ कहानी लेके आएंगे, ऐसी चीजें जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग से, कि इधर कैटरीना कैफ डांस करे, इधर विराट कोहली कुछ कर रहा है, नहीं हो रहा होगा। ऑब्वियस है ना, ये सारी चीजें आप सोचो ना, आप डॉक्टर बनने के लिए, एक अच्छे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अच्छे एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, दिमाग को शांत करके सोच के, ठीक है ना। तो ट्राई करो। अगला क्वेश्चन अब आपके ऊपर है, अगला क्वेश्चन आप करोगे, आप ट्राई करोगे, और मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि सर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास वाला कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर 3 आपने किया और वो सही किया है, गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ ये मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। मैं कमेंट बॉक्स आराम से देखूंगा, सबका देख रहा हूँ, पक्का। चलो अब अगला क्वेश्चन पिटारे से निकल के आता है आपके लिए, और अगला क्वेश्चन आप करके देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा करके देखिए सब लोग। परसेंटेज ऑफ सेलेनियम दिया हुआ है इन पर ऑक्सीडाइजेज एंजाइम, देख लो नाम कितना तगड़ा लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ के देखो ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही दिया हुआ है। अब कुछ नहीं करना ये सब, सिंपल सा सोच लो कि सर इसमें सेलेनियम का दिया हुआ है कितना, 0.5% बाई मास दिया हुआ है, सेलेनियम का एटॉमिक मास भी दे दिया है, तो टेंशन हटा दो। फिर बोला जा रहा है कि सर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंजाइम बताइए जिसमें कम से कम एक सेलेनियम का एटम है, कम से कम एक सेलेनियम का एटम है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बता दीजिए, एक सेलेनियम का एटम है तो कितना होगा। सर कैसे निकालूंगा, तो सर कैसे निकालूंगा आपको ही पता है, सिंपल सा एक काम करना है, क्या होगा, क्या होने वाला है, तो सर एक काम करो, फिर से लिखना शुरू करो। जो लोग करना चाहते हैं बेटा आप ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, जो लोग मेरे साथ ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। सर मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 0.5 ग्राम ऑफ सेलेनियम इज 0.5 ग्राम ऑफ सेलेनियम इज प्रेजेंट इन सर 100 ग्राम ऑफ एंजाइम, 0.5 ग्राम ऑफ सेलेनियम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ एंजाइम, और सर इसीलिए मेरे पास एक से कितना हो जाएगा 100/0.5, और इसीलिए मेरे पास कौन सा आ जाएगा 78.4 से 100/0.5 इंटू 78.4। सर ये डेसिमल से डेसिमल चला जाएगा, डेसिमल से डेसिमल चला जाएगा, तो ये कितना हो गया 20 टाइम्स, सर 20 इंटू 784 कितना हो गया 086, और ये कितना हो जाएगा, इतना मास आ जाएगा। आप सब लोग अपना अपना आंसर कमेंट करके बताओ कि सर मेरा करेक्ट आया या इनकरेक्ट आया, करेक्ट आ रहा है या इनकरेक्ट आ रहा है। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्या, अगर मिनिमम कितना लेना है, एक एटम तो लेना ही लेना है, एक एटम तो लेना ही लेना है।
सर देख लो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में कैसे कैसे चीजें हो रही है। आज देखो 3-4 कॉन्सेप्ट, अभी एक और लास्ट में इंपेरिकल फार्मूला वाला कॉन्सेप्ट। तो ये सारा कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आज कर रहे हैं, क्योंकि बड़े कॉन्सेप्ट्स करने से पहले एक छोटे से कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेंगे कि यार ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हमें करने। ठीक है, देख लो अपने पास क्या क्या आ गया। मैंने आपसे क्या बोला, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास में कम से कम एक एटम तो लेना पड़ेगा, और एक एटम का मास कितना होगा 78.4। सर 78.4 उसका एटॉमिक मास था, एक एटम का मास लिया, आंसर कितना आ गया, उतना ग्राम तो मिनिमम होगा। पक्का हो जाएगा सर। सबके कमेंट बॉक्स में देखता हूं किसके कितने आ रहे हैं। चलो अब मेरे पास मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्लियर है, तो अब एक काम करता हूं, अब अगला कॉन्सेप्ट पे आते हैं, थोड़ा सा अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। और अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही सुंदर सा है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस बनते हैं। लास्ट 2021 का क्वेश्चन इससे आया हुआ है। तो आप देखोगे ना स्टोइचियोमेट्री या मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन देखो तो वो ना थोड़ा रिपीटिशन अलग लेवल पे कर रहे हैं। जैसे 2022 में क्या पूछ रखा है, मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म से पूछ रखा है। वो रीजन क्या है ना कि यार वो लोग रिपीट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। उससे पहले इंपेरिकल फार्मूला पूछा था, उससे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स पूछ रखा था, उससे पहले क्वेश्चंस में स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन पूछ रखा है, उससे पहले लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन पूछ रखा है। तो रिपीटिशन में कहीं ना कहीं आएगा ये सब। जैसे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कुछ दिनों से नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियस से कभी अगली बार आ जाए। हो सकता है मास परसेंटेज अभी तक नहीं आ रहा है, कभी और आ जाए। तो हमें ना छोटे छोटे टॉपिक्स इकट्ठे करते चलने हैं। जैसे नंबर ऑफ एटम्स का क्वेश्चन 2020 में आ गया था, सर नंबर ऑफ एटम्स निकालने का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के क्वेश्चन। तो ये सब चीजें ना रिपीट होती रहेंगी। आपको अपने ऊपर है कि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को आप बार बार रिवाइज करते रहिए, सो दैट कि आपका अपना हो जाए। जैसे अब जो अपना अगला कॉन्सेप्ट है और आज का अपना पास सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट है, दैट इज नोन एज इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला इज नथिंग, सर आपको सिंपल सी बात बताऊं, सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो होना चाहिए। अगर सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो की बात करें तो वही क्या बोला जाएगा, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स का सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो की बात की जाएगी, वही क्या कहलाएगा, इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला इज नथिंग, इंपेरिकल फार्मूला इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, ईएफ लिखेंगे। और इंपेरिकल फार्मूला इज नथिंग, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग वन मॉलिक्यूल। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर इंपेरिकल फार्मूला ये है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। अभी तक आप मॉलिक्यूलर फार्मूला से काम चला रहे थे। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा जो नॉर्मल फार्मूला होता है, जो नॉर्मली जो फार्मूला दिया गया है वो क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जो नॉर्मल फार्मूला जैसे ग्लूकोज का फार्मूला दिया है C6H12O6, उसमें क्या बता रहा है, कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है, ऑक्सीजन के 6 एटम्स है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज नथिंग, इट इज शोइंग एग्जैक्ट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं ना, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कौन बताता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कौन बताता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है, उनके बीच का सबसे सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे, थोड़ा सा ध्यान से देखना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एमएफ से। सर जैसे एक सिंपल सी बात करता हूं, ग्लूकोज है, ग्लूकोज को देखो तो ग्लूकोज का ना अपने पास सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको भी पता है कितना होता है, C6H12O6। सर इसका इंपेरिकल फॉर्मूला पता है क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला पता है क्या हो जाएगा, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने जाओगे पता है क्या हो जाएगा, सबसे इन 100 सारे एटम्स का सबसे छोटा नंबर ले लो। इसका एटम 6 है, इसका 12, इसका 6 है, सबसे छोटा नंबर लो, 6 है। एक काम करो, सबको डिवाइड कर दो, पता है 6 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, CH2O हो जाएगा, CH2O हो जाएगा। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ले लो, एटम्स का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें 6 था इसलिए मैंने 6 से सबको डिवाइड कर दिया, और वो रेशियो जो बचेगा, सिंपलेस्ट नंबर रेशियो, वही क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे मान लो कहीं पे बेंजीन दिया है, अगर बेंजीन दिया हुआ है, बेंजीन में देख लो अपने पास, बेंजीन में क्या होगा, C6H6 होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये, इंपेरिकल फॉर्मूला सबसे छोटा नंबर लो 6, क्या आ जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला CH आ जाएगा। सर किसी का भी बोला जाए ना, किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है और इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो सर आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, सिंपल सी एक चीज बताता हूं। मान लो अगर अपने पास ब्यूटेन दिया हुआ है, ब्यूटेन दिया हुआ है, सर ब्यूटेन करो, ये ब्यूटीन दिया हुआ है, अगर मैं बोलूं ब्यूटीन दिया हुआ है, अगर ये ब्यूटीन दिया हुआ है तो ब्यूटीन में क्या करने वाले हो, सर यहाँ पे C4H8 है, C4H8 सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, CH2। अगर यहीं पे ब्यूटेन दिया होता तो यहाँ पे अब दिक्कत क्या है कि सर अगर सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करने पे दिक्कत ये आ जाएगी कि फ्रैक्शन में आ जाएगा।
तो आप ना सबसे छोटा नंबर नहीं, इनका एलसीएम अपने पास, सॉरी अपने पास कॉमन फैक्टर निकाल दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनके बीच में ना एलसीएम ना एचसीएफ निकाल दो। सर इसको कितने से डिवाइड कर दो, C2H5 से। सर क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो। सबसे सिंपलेस्ट रेशियो, बस याद रखना फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमेशा होल नंबर की बात कर रहा है, होल नंबर रेशियो की बात कर रहा है, फ्रैक्शन में नहीं अलाउड है। आप ऐसा नहीं लिख सकते, आप ऐसा नहीं लिख सकते कि सर इसको ना ऐसा लिख देता हूं CH2.5, ये बेटा कभी नहीं आएगा, ये अलाउड नहीं है, फ्रैक्शन में अलाउड नहीं होता। इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच का रिलेशन जान जाओ। एक सिंपल सी बात बताना, एक सिंपल सी चीज बताना, ग्लूकोज है, ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सर ये इसका क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O। एक सिंपल सी चीज बताना, यहां पे क्या किया जा रहा है। सर अगर इधर से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला जाना है तो आपने किससे डिवाइड कर दिया, 6 से। अगर उल्टा आना होता, सिंपल सा मैथ्स लगाना कि सर इधर से इधर जाते टाइम क्या करना पड़ रहा है, डिवाइड, तो उल्टा आने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। सीधी सी बात है कि सर जब भी मैथ्स में कहीं पे अगर एक साइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो दूसरी साइड वही बंदा जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो सर यहाँ देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इंपेरिकल फॉर्मूला जाना है तो मैंने क्या किया, 6 से डिवाइड किया ग्लूकोज के केस में। ये ग्लूकोज के केस में मैंने क्या किया, 6 से डिवाइड किया। अगर मुझे उल्टा आना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब ये 6 कहां से आया और किसके केस में क्या होगा, जरूरी है हर एक के केस में 6 होगा, नहीं। इसको हम लोग एक नंबर देते हैं एंड दैट n इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, दैट n इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। n क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हो जाता है, ये हमेशा होल नंबर रहेगा। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हमेशा क्या रहेगा, होल नंबर रहेगा। और पता है ये किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला, या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास के इक्वल रहेगा। याद रखना ये शॉर्टकट कि सर n, ये नंबर कैसे पता चलेगा किसके केस में क्या है, किसके केस में क्या है। जैसे मुझे किसने पूछा कि सर सबके केस में बता सकते हो, बताओ इसके केस में n की वैल्यू क्या होगी, इसके केस में n की वैल्यू क्या होगी 2, इसके केस में n की वैल्यू क्या होगी 2। सर इससे पहले वाले केस में जाएंगे, सर इसके केस में अगर बात करूं n की वैल्यू यहां पे निकालना चाहूं कितनी हो जाएगी 6, यहां पे n की वैल्यू निकालना चाहूंगा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। n इज नथिंग मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, n इज नथिंग मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो होगा सर या तो एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला को रिलेट कर देगा और वो हमेशा होल नंबर होगा, कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा। दूसरा सर या तो रेशियो निकाल लो या फिर मास का भी रेशियो एग्जैक्टली वही होगा, क्योंकि जो एटम्स का रेशियो होता है ना, जो एटम्स का रेशियो होता है वही मास का रेशियो होता है। इवन हमने कल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉज पढ़े थे, उसमें यही तो पढ़ा था कि जो एटम्स का रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, मास का रेशियो हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एन क्या है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, इसको देख लो अपने पास। अगर इधर से इधर जाओगे मल्टीप्लाइड से डिवाइडेड है तो उधर से आते टाइम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अगर मैं इवन ये लिखना चाहूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग टाइप के फॉर्मूला लिखना चाहूं, n टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला लिख सकता हूं, सेम चीज तो है, सेम ही चीज तो है। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नथिंग, n टाइम्स क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। फिर कॉन्सेप्ट क्या आता है कि सर ये n कैसे निकलेगा और ये इंपेरिकल फॉर्मूला क्यों यूजफुल है, कैसे इंपेरिकल फॉर्मूला का लॉन्ग टर्म में फायदा क्या है। इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला आपस में तो रिलेट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे ऐसा दिया हुआ है, कहीं पे ऐसा दिया हुआ है, देखना अपने पास कहीं ऐसा दिया है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज 70 and their empirical formula is उसका empirical formula दिया हो CH2, what will be its molecular formula। सर molecular formula क्या होगा, molecular formula क्या होगा, सर फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। सर कैसे निकालूं, तो एक सिंपल सी बात है सर, डायरेक्ट कोई रिलेशन दिख नहीं रहा, तो मैं एक सिंपल सा पहले क्या निकालता हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज नथिंग n टाइम्स एम्पेरिकल फार्मूला। लेकिन n क्या है सर, n ही तो निकालना है। अब n कैसे निकलेगा, तो n निकालने का एक तरीका ये भी था कि सर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना है 70, इंपेरिकल फार्मूला का मास निकाल के देख लो, CH2 का मास कितना होगा सर, CH2 का मास 14 आएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई 5,
सर n की वैल्यू 5 होगी, 5 टाइम्स CH2 करोगे क्या आ जाएगा, C5 आ जाएगा, H क्या आ जाएगा, 10। सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस, बस आपको करनी है थोड़ी सी प्रैक्टिस, सारी चीजें आसानी से खत्म हो जाएंगी। आपको सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करो, अपना काम आसान हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देख लो अपने पास, तो अपने को मास ऑफ अ कंपाउंड दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास, सर इंपेरिकल फार्मूला दिया था, उससे क्या आ जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला का मास, CH2 का मास कितना होगा 14, सर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना दिया है 17, सर कितना आ जाएगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, सर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा 5 टाइम्स एम्पेरिकल फार्मूला, आंसर निकाल लो अपने पास, 5 टाइम्स एम्पेरिकल फार्मूला करके आंसर निकाल सकते हो, श्योर हो। ये देख लो अपने पास, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स कैसे कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह से काम हो रहे हैं अपने पास, पक्का। क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं कि सर एम्पेरिकल फार्मूला कैसे आएगा, सर एम्पेरिकल फार्मूला से ना हमें एक आइडिया आता है, एक्चुअली एम्पेरिकल फार्मूला का यूज बताता हूँ कैसे पता चला होगा। एक बात बताओ, ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का, इन सब का स्ट्रक्चर या इस सब का फॉर्मूला किसने बताया होगा? ऐसा थोड़ा ना होगा, रास्ते में जा रहा होगा, ग्लूकोज मिला होगा, साइंटिस्ट को बोला होगा मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ ग्लूकोज, मैं हूँ फ्रुक्टोज, ऐसा नहीं हो रहा होगा ना। ऑब्वियस साइंटिस्ट ऑब्वियस वैलिड रीजंस के साथ आएगा, ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ भाई मुझे रास्ते में ग्लूकोज मिला था, ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना होता है, आपके पास ना जैसे कोई मिनरल मिलता है, मान लो सदियों पुराना एक मिनरल मिला, अर्थ के नीचे से एक चीज मिली, तो कैसे पता चलता है कि इसके अंदर कार्बन है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, कैसे पता चलेगा, उसके अंदर कौन सा कंपाउंड है, कैसे पता चलता है? वो सारा का सारा चीजें रिलेट होती हैं किससे, एम्पेरिकल फार्मूला से। एम्पेरिकल फार्मूला पहले निकालते हैं, फिर उसके बाद हम मॉलिक्यूलर फार्मूला गेस करते हैं। सर एम्पेरिकल फार्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्पेरिकल फार्मूला निकालना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चंस आते हैं, एक तो डायरेक्ट अभी 2020-21 में ही आया हुआ है, और आगे भी आएंगे, हो सकता है अगले साल आए, हो सकता है उसके अगले साल आए, लेकिन मुझे रिस्क क्यों लेना, मैं अपना टॉपिक अच्छा करता जाऊंगा। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेशन करने के लिए, इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेशन करने के लिए सर कैलकुलेशन ऑफ, अगर मुझे इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है ना सर, कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फार्मूला बताता हूं, कैलकुलेट करना सबसे आसान काम होता है। और आज के टाइम पे, क्योंकि अब हमें सब्जेक्टिव एग्जाम देना नहीं, देखो अपने पास ऐसे करके पढ़ते हैं, परसेंटेज दिया है सर, उसके बाद एटॉमिक मास दिया हुआ है सर, उसके बाद क्या करते हैं, परसेंटेज बाई एटॉमिक मास करते हैं बेटा, ऐसे करके क्वेश्चन करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सर ये चीज ना मुझे कोई दिक्कत नहीं कि आप इतना बड़ा लिख के कीजिए, लेकिन यार मैं एग्जाम हॉल में अगर बैठा हूं और मैं यकीन बैच का स्टूडेंट हूं, तो मुझे इतना लंबा चौड़ा कौन करेगा। एलिमेंट्स दिए होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एलिमेंट दिया होगा कि सर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऐसे एलिमेंट्स दिए होंगे, इसका परसेंटेज दिया होगा कि सर इसका परसेंटेज मान लीजिए कुछ आएगा, एक्स आएगा, इसका परसेंटेज वाई होगा, इसका परसेंटेज जेड होगा, इसका परसेंटेज डब्ल्यू होगा, इसका एटॉमिक मास 12 होगा, इसका 1 होगा, इसका 16 होगा, इसका 14 होगा, सर x/12 कीजिए, सर y/1 कीजिए, z/16 कीजिए, और w/14 कीजिए। फिर यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, इन सब में जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, इन सब में जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट वाले को क्या करने वाले हैं, उसका रेशियो ले लेंगे, जो भी स्मॉलेस्ट होगा यहाँ पे सर डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर, और ये हमेशा क्या आ जाएगा सर, हमेशा क्या आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। ये तरीका होता है, ये टेक्निक होती है। लेकिन यार इतना लंबा टाइम नहीं दे सकते, आपको एग्जाम हॉल में इतना लंबा टाइम नहीं देना है अपने लिए। रीजन कि यार इस तरह से चार्ट कौन बनाता फिरेगा। हाँ ठीक है, अभी आपको लिखना है, अभी आपको करना है, आप करो, बट यार ये सीधी सी बात है, 1 साल बाद एग्जाम होना है सर, 1 साल बाद एग्जाम होना है, तो इसको इतना लंबा कौन करेगा। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ, ये किसके लिए लिख रहा हूँ मैं? एग्जाम हॉल में किसी को दिखाना है क्या? क्यों दिखाना है भाई? एग्जाम हॉल ऑब्जेक्टिव है, तुझे सब्जेक्टिव की तरफ फील क्यों करना है? तुझे अब स्कूल का एग्जाम तो देना नहीं, स्कूल के एग्जाम में आना नहीं, ये सब कुछ तो सीधा सीधा ये बीच का उड़ा दूं मैं। मुझे ना अगर कैलकुलेशन करना होगा ना, तो मैं सिंपल से बात बताता हूँ, मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूँ ना, तो मैं सबको बोलता हूँ कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, बेटा अगर आपको बोला जाए ना, तो आप सीधी सी बात जानना, एलिमेंट्स लिख देना, एलिमेंट्स लिख दो, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और यहाँ सीधा सीधा परसेंटेज बाई एटॉमिक मास कर दो, परसेंटेज बाई एटॉमिक मास कर देना, ध्यान से सुनना, परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज बाई एटॉमिक मास कर देना, अगर मास दिया है ना तो मास बाई एटॉमिक मास कर देना, कोई टेंशन नहीं, तब भी आंसर आएगा इंपेरिकल फार्मूला। अगर मास तो छोड़ दो, मास का रेशियो भी दिया है ना, मास का रेशियो भी दिया है ना, तो आप क्या करना, डिवाइड बाय एटॉमिक मास कर देना। सर आपको ना सबसे
सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से नहीं आंसर आएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। परसेंटेज दिया हो तो इंपेरिकल फॉर्मूला बुलाया जा सकता है, मास दिया हो तो इंपेरिकल फॉर्मूला दिया जा सकता है, और अगर मास रेशियो दिया गया ना तो भी इंपेरिकल फॉर्मूला बोला जा सकता है। भाई तीनों में से कुछ भी दिया जाए, देख शॉर्टकट यूज करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं लंबी चीजें नहीं सिखाना चाह रहा, मैं सिखाना चाह रहा हूं जो एग्जाम हॉल में विद इन सेकेंड आप कर पाओ। विद इन सेकेंड आप क्या कर पाओगे, तो सर विद इन सेकेंड ये कि सर कुछ भी दिया है कि एलिमेंट्स दिया है, या तो उसका परसेंटेज बाय एटॉमिक मास निकाल लो, मास बाय एटॉमिक मास निकाल लो, या मास रेशियो बाय एटॉमिक मास निकाल लो, और फिर क्या करना, तीसरा ये बना देना सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। भाई यकीन बैच स्टूडेंट, सारा का सारा क्वेश्चन अब जो है ना विद इन सेकंड करने के लिए ये सारी टेक्निक अपनानी है। सर अभी सारा का सारा ये करके देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन मैं करा के भी दिखाऊंगा। आपको नहीं जरूरत है वो 5 लाइन ऐसे बनाने की, जरूरत नहीं, वो 11th क्लास का बच्चा बनाता है, उसको जरूरत है, उसको स्कूल में हो सकता है एग्जाम देना पड़े, हमें अब स्कूल का एग्जाम देना नहीं, हमें विद इन सेकंड करना है क्वेश्चन। तो हम शॉर्टकट सीखते हैं ना यार, क्यों उतना लंबा चौड़ा करने जाऊं, बच्चों की तरह लिखूं कि हाँ भाई ये होगा ये होगा, अबे सीधा सीधा ये कर लो, हो गया। परसेंटेज बाई एटॉमिक मास दे दे, मास बाई एटॉमिक मास दे दे, मास रेशियो बाई एटॉमिक मास दे, सब में सेम आएगा। आप आंख बंद करके लगा देना, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जो भी इसकी वैल्यू जाएगी, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से, हो गया। और हमेशा याद रखना सर कौन सा नंबर लेना है, होल नंबर लेना है। आंसर जब भी आए होल नंबर में आना चाहिए पक्का। अगर कहीं गलती से 1.5 आ रहा है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, होल में नंबर में कन्वर्ट हो जाए। अगर कहीं 1.25 आ रहा है तो पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1.25 को भी होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कहीं भी ऐसा आ रहा होगा तो आप उसके हिसाब से आंसर ले लेना। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन करने के लिए विद इन सेकेंड आप कर सकते हो अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हो तो। अदरवाइज आप शुरू हो जाओ 5-5 लाइन लिखो फिर करो, मुझे नहीं, मेरी तरफ से वो परमिशन नहीं है, आपको तो खास करनी है। 11th क्लास का बच्चा करेगा मुझे कोई दिक्कत नहीं, यकीन बैच का बच्चा नहीं कर सकता वो काम। यकीन बैच के बच्चे को करना विद इन सेकेंड क्वेश्चन पक्का। सर ये कुछ भी दिया हो, परसेंटेज बाई एटॉमिक मास, मास बाई एटॉमिक मास, मास रेशियो बाई एटॉमिक मास, निकाल सकते हैं। प्लीज देखना अपने पास। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मैं क्वेश्चन पे आऊं, तो अगर मैं क्वेश्चन देखूं, अरे कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ अगर मैं क्वेश्चन देखना शुरू करूं, देखो भाई मेरे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक कंपाउंड है जिसके पास क्या है, ऑक्सीजन है, जिसके पास क्या है, कार्बन है, और जिसके पास क्या है, हाइड्रोजन है। अब ऐसे परसेंटेज दिया है, इंपेरिकल फार्मूला निकालना है। कुछ नहीं सर, आपको क्या करना है, आपको विद इन सेकंड अपना आंसर निकालने की आदत डालो। सर ये क्या है, कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन, क्या बोला, परसेंटेज भाई क्या कर देना अपने पास, एटॉमिक मास। परसेंटेज कितना दिया है सर आपका कार्बन का, 52.2%, डिवाइड बाई 12 करना शुरू करो तो कितना आ जाएगा, अगर सही से कैलकुलेट करोगे तो 4 से 48, सर 4 पॉइंट कितना आ जाएगा, 3 के आसपास, फिर 6 आएगा, 36 कितना हो जाएगा, 48, 42, 42 से कितना आ जाएगा, 336, 6, 4.35 आ जाएगा। सर इसकी वैल्यू निकालोगे हाइड्रोजन की 13.3, सर 13 है, डिवाइड बाई 1 कितना आ गया, 13 आ गया। सर इसकी बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितना है, 34.8, डिवाइड बाई कितना कर दूं, 16, 34.8 डिवाइड बाई 16, इसका वैल्यू निकालने जाओगे 16 से कितना हो गया, 32, 2 पॉइंट, और ये कितना हो गया 28, तो 2.1, 28, 12 हो गया, 2.17 के आसपास आ जाएगा। अब देख लो अपने पास कौन सा नंबर हो सकता है, सबसे छोटा नंबर उठाओ, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेने की कोशिश करो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेने की कोशिश करना, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सर 4.35 को किससे डिवाइड कर दो, 2.17 के आसपास, ये कितना है, अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा। 13/2.17 करने जाओगे अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं बात करूँ 2.17 से, या इसको तो चलो इसके केस में तो 2.17 डिवाइड बाई 2.17 कितना आ गया, 1 ही आ गया। अगर कोई बोलता है नहीं सर आप एग्जैक्टली कैलकुलेट करके दिखाओ, तो मैं आपको एक बार एक सिंपल चीज करके भी आप कैलकुलेट करके देख लो, आपको पता भी चल जाएगा। मैं देखूं यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 डिवाइड बाई 2.17, 5.99, मतलब कितना हो गया, 6, तो 6 के आसपास आ गया। सारे के सारे क्या है, स्मॉलेस्ट रेशियो है। बस अपना इंपेरिकल फॉर्मूला तैयार हो गया, क्या क्या हो जाएगा फॉर्मूला, C2H6O1 आ जाएगा, क्या C2H6O1 आ जाएगा। क्या बेटा कैसे किया, तो आप कैलकुलेशन जितना फास्ट कर सकते हो ना, जितना फास्ट कर सकते हो, अगर मैं देखो ना अपने पास 52.2 डिवाइड बाई 12 कितना था, 4.35, ये 2.17, जितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। कुछ नहीं, इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए बस 3 चीजें करनी होती हैं, सर इसका ये कर दिया, इसका ये कर दिया, इसका ये कर दिया, आंसर आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला।
सर कुछ करना ही नहीं है, सबसे इजीएस्ट चीज होती है, बस एलिमेंट्स लिखो, उसका परसेंटेज बाय एटॉमिक मास लिखो, मास बाय एटॉमिक मास लिख दो, या फिर अपने पास परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, या फिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तीन ही काम करने होते हैं, बस इसके ऊपर क्वेश्चंस करते जाओ। कैलकुलेशन हाँ थोड़ी सी राउंड ऑफ करनी पड़ेगी, जैसे यार 2.17 को 34 आएगा तो राउंड ऑफ करके 2 कर लो, इसको 6 कर लो, इसको कितना हो गया 1। पक्का एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा क्या? क्या करना है पता चल गया। अब एक काम करो, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है और 2021 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया गया है 2021 का। 2021 का क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है बेटा, तो थोड़ा आराम से करना। इस देख लो, इसीलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चंस को ना देखो अपने पास। कार्बन का क्वेश्चन देखो, कार्बन का परसेंटेज कितना दिया है 78, 78/12 कर दो। हाइड्रोजन कितना बचेगा 22/1 कर दो। 78/12 करोगे 6 कितना आ जाएगा 6, और 76.5 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 22। सर अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल लो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के लिए क्या बोला गया है आपको? सिंपलेस्ट रेशियो के लिए परसेंटेज बाई क्या है? एटॉमिक मास। परसेंटेज बाई क्या है? एटॉमिक मास। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 6.5/6.5 कितना आ गया 1। सबसे छोटे नंबर सबको डिवाइड कर दो, इसकी वैल्यू निकालोगे 3.33, और ये इसको कितना ले लेंगे 3। तो सर आंसर क्या आ जाएगा? क्यों? क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? कार्बन का एक एटम, हाइड्रोजन का कितने एटम्स आ गए? 3 एटम्स। तो ये सोचो 2021 का क्वेश्चन है, जस्ट पास का क्वेश्चन है, जस्ट पास किया है हमने 2021 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है एम्पेरिकल फार्मूला का। तो इसलिए ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और सोच लो एग्जाम हॉल में कितना ही टाइम लगने वाला है किसी का, लेकिन ये एग्जाम हॉल में विद इन सेकेंड आपको 4 मार्क्स दे के जाएगा, विद इन सेकेंड 4 मार्क्स दे के जाएगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूला छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थोड़ा फास्ट फास्ट करके, कैलकुलेशन में हो सकता है किसी को टाइम लगता हो, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कैलकुलेशन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप सीख जाओगे। इवन इसी क्लास में आप सीख जाओगे कि कितनी तेजी से कैलकुलेशन करना है, किस तरह से कैलकुलेशन करने हैं। पक्का। सर इंपेरिकल फॉर्मूला का एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर ये दिया हुआ है, फिर से देखो अपने पास, अब की बार देखो मजेदार चीज क्या दी हुई है। अब की और मजेदार चीज क्या दी है? कार्बन का परसेंटेज दिया, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया ही नहीं है। फॉर्मूला ऑप्शन में देखो ऑक्सीजन भी है। एक बात बताओ, कार्बन का परसेंटेज कितना है 49.3, तो सर इसको किससे डिवाइड करना है 12 से। हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है 6.84, इसको किससे डिवाइड करना है 1 से। ऑक्सीजन कितना होगा सर? इन दोनों को ऐड कर लो और 100 से क्या करना है? माइनस करना है। 49.3 है, 6.84 है, सर ऐड करोगे ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 11 हो गया, सर ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 56। सर कितना बच जाएगा? ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना आ जाएगा? 100 से माइनस कर दो, क्योंकि जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, उसके अलावा जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा अपने पास? तो सर ये देख लो 86 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 43। इसको किससे डिवाइड कर दो? 16 से डिवाइड कर दो। सर आंसर कितना आना शुरू हो जाएगा? ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ये कितना आएगा 6.84 आ गया, ये 4 पॉइंट कितना आ जाएगा 4.13, 4.1 कुछ आएगा, ये देखो 1 और फिर 100, 4.108 आएगा। चलो इसका देखो 43.86 कितना आ जाएगा 2 पॉइंट, इसका आंसर निकालना शुरू करें तो कितना आना शुरू हो जाएगा 2.32998, तो 2.696 टू कितना हो जाएगा 2.61, ऐसे आंसर आना शुरू हुआ। अब देख लो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं सही से देखना शुरू करूंगा तो इसमें किस तरह से आंसर्स आने शुरू होंगे। अगर 4.1 है, एक 6.84 है, जब इस तरह की कैलकुलेशन आ जाए ना बेटा, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से कर लेना, देख लेना एक बार, क्योंकि थोड़ा सा वेरीफाई कर लेता हूँ। 49.3 है, डिवाइड बाई अपने पास 12 है, 4.108 ठीक है, 6.84 सही है, 43.86 डिवाइड बाई 16 है, तो सर इसका 2.74 है, सॉरी यहाँ पे गलती हो रही है, 2.74 है। अब देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये क्या था? परसेंटेज बाई एटॉमिक मास। ये क्या है? परसेंटेज बाई एटॉमिक मास। 2016 का क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेना अपने, परसेंटेज बाई एटॉमिक मास। अब क्या निकालना है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। क्या निकालना है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। क्या करूंगा? तो सर 4.108 को 2.74 से डिवाइड करता हूँ, 4.108 को 2.74 से डिवाइड करता हूं, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1.5। सर इसको डिवाइड करूंगा 6.84 को 2.74 से डिवाइड करता हूं, 6.84 को डिवाइड बाई 2.74 से करता हूं, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2.5। और ये तो अपने पास
सर देख लो अपने पास, अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो अपने पास, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो पॉइंट्स में आ रहा है, तो एक काम करता हूं, 0.5 को कैसे मल्टीप्लाई करूंगा सर, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, होल नंबर में। ऑब्वियस है सारे के सारे किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 से। पूरे के पूरे नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, सो दैट कि वो क्या हो जाए, होल नंबर में। देख बेटा जितनी वेरिएशन हो सकती है सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले। तो इंटू 2 किया, क्या आ जाएगा अपने पास सर, देख लो फॉर्मूला, अगर मैं बात करूं इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला तेरे पास कितना आ गया, C3 हो गया, H5 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। इंपेरिकल फॉर्मूला देख लो ये आ गया। कहानी इंपेरिकल फॉर्मूला की लेकिन नहीं है, कहानी इंपेरिकल फॉर्मूला की नहीं है, इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, वेपर डेंसिटी दी हुई है, वेपर डेंसिटी दी हुई है, तो वेपर डेंसिटी 73 है, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 73। सर इंपेरिकल फॉर्मूला का मास कितना हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला का मास कितना हो जाएगा, 12 इंटू 3, देखो अपने पास 12 इंटू 3 सर कौन सा है, हाइड्रोजन 5 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 5 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, 36 प्लस 5 प्लस 30 32, तो कितना हो गया अपने पास, 6 प्लस 5 11 3, और ये कितना हो गया 73। सर देखना n का वैल्यू कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, सर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 73। n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। सर बताओगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा, n टाइम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, 2 टाइम्स कितना है, C3H5O2, और क्या हो जाएगा, C6H10O4 इज द करेक्ट आंसर। सर ये 2016 का क्वेश्चन है, C6 कहाँ गया, C6H10O4 इज द करेक्ट आंसर। 2016 का क्वेश्चन है अपने पास, तो इंपेरिकल फार्मूला देख लो, 2016 के बाद 2021 में रिपीट हुआ है, लेकिन हाँ क्वेश्चन इजी कर दिया गया है। 2016 वाला क्वेश्चन में अपने को वो मल्टीप्लाई करना है। किसी को लगे सर क्यों मल्टीप्लाई किया, देख मैं बार बोलता हूँ, जैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, हम क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन देखो, अभी पहला क्वेश्चन क्या था, सिंपल सा था कि सर परसेंटेज दिया है, इंपेरिकल फार्मूला निकालो। दूसरे क्वेश्चन में क्या था, परसेंटेज दिया गया है, अब परसेंटेज में गायब है तो उसको निकालो। तीसरे क्वेश्चन में क्या किया गया, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना था, फिर ऑक्सीजन का निकाला गया, फिर उसका सिंपलेस्ट नंबर रेशियो कितना आ रहा है, 0.5 में आ रहा है। 0.5 एब्सोल्यूट नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करके, 2 से। अगर 1.25 आता तो किससे मल्टीप्लाई करते, 0.25 को होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करके, तो 4 से मल्टीप्लाई करते। सर देख लो अपने फॉर्मूला ये आ जाएगा। सर इंपेरिकल फॉर्मूला जैसे ही आया, फिर हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना शुरू किया। कैसे, तो सर उसके लिए हमने ये टेक्निक अपनाई कि सर वेपर डेंसिटी दी है, मॉलिक्यूलर मास इतना होगा। पक्का। सर देख ले, सबसे अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, सबसे अच्छे क्वेश्चंस में से। देखो ना अपने पास अलग अलग वेरिएशन के क्वेश्चंस आप देख रहे हो, अलग अलग वेरिएशन के क्वेश्चंस आप देख रहे हो, सबसे अच्छे क्वेश्चंस में से एक है बेटा। इसके बाद, अब इसके बाद जितने क्वेश्चंस होंगे आपके लिए बहुत ही ईजी से होंगे। रीजन कि अब आपके पास कुछ ज्यादा बचेगा ही नहीं। रीजन देखो, जैसे अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, सर एक बात बताना, एक्स के कितने एटम्स होंगे, सर एक्स के केस में क्या करूंगा, सर एक्स के केस में कितना परसेंटेज डिवाइड बाय उसका कितना आ गया 5। सर वाई के केस में कितना हो जाएगा, परसेंटेज डिवाइड बाय उसका मास कितना आ गया, सर 2.5। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल लो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल दो। सबसे छोटा नंबर कितना है, 2.5, डिवाइड करूंगा ये 2 हो जाएगा, 2.5 डिवाइड बाई 2.5 कितना हो गया 1। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2y1। सर देख लो अपने पास ये क्वेश्चंस देख लो, इसमें कुछ नहीं करना था, परसेंटेज बाई क्या करना था, एटॉमिक मास करना है, परसेंटेज बाई क्या करना है, एटॉमिक मास करना था। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया, इसका सर रेशियो इसके 2 के इसका 1 हो गया, x2y1 आ गया। पक्का। तो इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपस में कैसे कनेक्टेड है, किस तरह से चीजें हो रही हैं, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस परसेंटेज बाय एटॉमिक मास कर लो, आंसर आना शुरू हो जाएगा। बेटा चलो अब अगला क्वेश्चन आप करके दिखाओ, एक काम करो, अब अगला क्वेश्चन आप करके दिखाओ। अब इस तरह से क्वेश्चन दे दिया गया खतरनाक सा ऐसे लिख के,
फिर से परसेंटेज को रिलेट किया गया है। आप इंपेरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो वहां पे अलग अलग तरीके से बात की जाएगी। अब ये क्वेश्चन देखो, कितने लोग क्वेश्चन देखते ही डर जाते हैं, अबे यार क्या दिया है, कैसा क्वेश्चन है। भाई कुछ नहीं करना, एक सिंपल सी बात फिर से स्टार्ट कर दो। मेटल का, सर मेटल ऑक्सीजन, देखो मेटल का मास कितना है, 60 है, गलती से मैंने देख लो 40% डिवाइड बाई कितना 16, और ये कितना हो गया 60/24। अब तो बहुत ही आसान सा हो जाएगा, 10/4, और इसको भी करोगे तो 10/4। सर दोनों के सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कितने आ जाएंगे। मैं भी ये सोचूं यार कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। देख लो इसका कितना हो गया 1, और इसका भी क्या रेशियो हो जाएगा 1। तो ये सीधा सीधा आंसर आ गया, कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, एमओ इज द करेक्ट। सर ये क्वेश्चन तो आसानी से हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्मूला एमओ आ गया। अगला क्वेश्चन बेटा आप करके देखो, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया, देख बेटा सबसे अच्छा क्वेश्चन में से एक है, सारे अच्छे क्वेश्चन में से एक है। अगर मैं बोलूँ ना, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या है, मास का रेशियो दिया है, परसेंटेज नहीं दिया है, मास का रेशियो दिया है। कुछ नहीं करना सर, सेम फॉर्मूला, कार्बन हाइड्रोजन और क्या है नाइट्रोजन। कार्बन का सर 9/12 दिया हुआ है, सर इसको 3 से 3 बाई क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। हाइड्रोजन 1/1 है, तो ये तो चलो 1 ही हो गया। नाइट्रोजन क्या है 3.5/14, सर ये कितना हो गया 1/4। इसकी वैल्यू 0.75, इसकी वैल्यू 0.25। सर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, बेटा इससे ज्यादा क्वेश्चन वेरिएशन आपको मिल नहीं सकता, तो ये ध्यान रखना, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ध्यान रखना क्या हो जाएगा सर, 0.75 को डिवाइड कर दो 0.25 से, ये 3 हो गया। सर इसको 1 को 0.25 से डिवाइड करो 4 हो गया, और 0.25 को 0.25 से डिवाइड करो 1 हो गया। सर इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला CH4 C3H4, और नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन। आपको सर परसेंटेज छोड़ो, मास का रेशियो दिया है ना, तब भी आप निकाल सकते हो। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए कुछ नहीं, आपको परसेंटेज तो छोड़ो, मास का रेशियो भी दिया है तो भी आप निकाल लोगे। कैसे, तो सर कुछ नहीं, मास का रेशियो किससे निकाल दोगे, मास का रेशियो, मास रेशियो को किससे डिवाइड कर दो, एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, तो भी इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। वो बोल रहा है कि पहले कैलकुलेट करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट करो। पहले ये बताओ इंपेरिकल फॉर्मूला का मास कितना है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना है, तो सर इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालोगे 36 + 4 प्लस कितना हो गया सर 14, कितना हो जाएगा अपने पास 54 हो जाएगा। सर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू 108, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन 2। सर व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, 2 टाइम्स इंपेरिकल फार्मूला, और कितना हो जाएगा C6H8N2, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते रहो। जब भी क्वेश्चंस दिए जाए ना, तो प्लीज थोड़ा ट्राई करना, देखो चीजों से सीखो कि हाँ भाई कैसे कैसे मैं देख सकता हूँ, और कैसे इंपेरिकल फार्मूला निकाल सकता हूँ, किस तरह से इंपेरिकल फार्मूला और ज्यादा अच्छे ढंग से कैलकुलेट किया जा सकता है। पक्का, तो अपना एक काम करते, आज इंपेरिकल फार्मूला पूरा फिनिश हो चुका है। इंपेरिकल फार्मूला के सारे हम लोग कॉन्सेप्ट कर सकते, इंपेरिकल फार्मूला के सारे कॉन्सेप्ट कर सकते। एक बहुत ही, अगर सबसे लास्ट और सबसे अच्छे क्वेश्चंस में बात करूं ना, तो सबसे अच्छे क्वेश्चंस में से एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूं इंपेरिकल फार्मूला का। उसके बाद आज के बाद तुम्हें इंपेरिकल फार्मूला का इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा। हर एक जगह कुछ कुछ चीजें चेंज कर दी जाएंगी, बट इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलने वाला। जैसे ये क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका मास दिया है 0.30 ग्राम। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। उससे 0.44 ग्राम क्या मिल रहा है CO2, 0.18 ग्राम क्या मिल रहा है H2O। सर बोल रहा है कि 1 मोल का मास 60 ग्राम है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। तो पहले बताओ ये बात, पहले यहां से इस लाइन से पहले इससे क्या निकालने की कोशिश करोगे, इंपेरिकल फॉर्मूला। सर इंपेरिकल फार्मूला में तो मुझे क्या दिया जाता था, परसेंटेज, या फिर क्या दिया जाता था रेशियो, या फिर क्या दिया जाता था सर एटॉमिक मास, मास दिया जाता था। लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं दिया गया। दिया क्या गया, CO2 का मास दिया गया, दिया क्या गया, H2O का मास दिया गया। बेटा सबसे बेस्ट क्वेश्चंस में से एक है बेटा, आप इसको ध्यान से देख लो, सबसे बेस्ट क्वेश्चंस में से एक है। मुझे किसने बोला कि सर इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, कार्बन का मास कितना है, हाइड्रोजन का मास कितना, ऑक्सीजन का मास कितना है। सबसे बेस्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। सर एक बात बताओ, CO2 का अगर मैं ऐसा लिखूं 44 ग्राम CO2 में, 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन होता है, लिख सकता हूं। अगर 44 ग्राम CO2 लेते हो तो उसमें 12 ग्राम कार्बन होता है, तो सर 1 ग्राम में कितना होगा कार्बन, कितना ग्राम आपको CO2 दिया गया है, CO2 का कितना ग्राम दिया गया है। सर CO2 का देख लो कितना ग्राम दिया गया है आपको, 0.44। तो सर इसमें कितना हो जाएगा 12/44 इंटू 0.44, इसकी वैल्यू निकालोगे 0.12 ग्राम ऑफ कार्बन।
क्यों निकाला? क्योंकि सर एक बात बताओ, कोई हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा तो कंबशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो जो भी कार्बन आ रहा है वो कहाँ से आएगा? हाइड्रोकार्बन से ही आएगा। हाइड्रोकार्बन में कितना कार्बन है वो CO2 बताएगा, और CO2 से मैंने क्या निकाल दिया कि सर CO2 में, अगर CO2 का आपने मास दिया है, CO2 के मास से मैं क्या निकाल सकता हूँ? कार्बन का मास निकाल सकता हूँ। सिमिलरली मैं चाहूं तो सर वाटर से हाइड्रोजन का मास निकाल सकता हूं कि 18 ग्राम पानी है, 18 ग्राम वाटर है, उससे 2 ग्राम हाइड्रोजन निकाल सकता हूं। और सर 18 ग्राम से 1 ग्राम से कितना हो जाएगा? 2/18। और सर अगर मैं बात करूं तो 0.18 ग्राम पानी से कितना वाटर निकल हाइड्रोजन निकल के आएगा? सर अपने पास 0.02 ग्राम हाइड्रोजन निकल के आ जाएगा। बेटा सबसे अच्छे क्वेश्चंस में से एक है ये, सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन है एम्पिरिकल फार्मूला का, तो प्लीज ध्यान से देखना अपने पास ये आ जाएगा। अब सर हाइड्रोकार्बन का मास कितना है? टोटल 0.30 0.30 0.30 0.30। सर एक बात बताओ, 0.30 कार्बन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अंदर सर 0.12 ग्राम क्या आ गया? कार्बन आ गया। 0.02 ग्राम क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया। तो मुझे बता सकते हो सर ऑक्सीजन का मास कितना होगा? ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करोगे सर 0.30 में से कितना चला गया कार्बन, कितना चला गया हाइड्रोजन, तो बचा क्या होगा अपने पास? सॉरी 0.02 ही आया ना, सॉरी 0.02 ही आया ना अपने पास। हाँ 0.02 आया है, तो कितना हो जाएगा अपने पास? सर कितना हो जाएगा? निकालोगे तो इसका मास कितना आ जाएगा? 0.16। अगर सर सबका मास आ गया तो एक काम करते हैं, अब मैं निकाल सकता हूँ इंपेरिकल फार्मूला। कैसे? तो सर यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, कार्बन दिया हुआ है, सर 0.12 को डिवाइड कर दूं 12 से, याद करो ये कितना आ जाएगा? 0.01। हाइड्रोजन को निकालने जाऊंगा, 0.02 को किससे डिवाइड कर दो? 1 से। 0.02 किससे डिवाइड कर दो? 1 से, तो ये कितना हो जाएगा? 0.02। सर ऑक्सीजन को देखो तो 0.16 को किससे डिवाइड कर दो? 16 से, 0.01। सबसे सिंपलेस्ट रेशियो निकालना चाहो, सिंपलेस्ट रेशियो कैसा होगा? सर ये 0.01 डिवाइड बाई 0.01 1 हो गया, 0.02 डिवाइड बाई 0.01 ये 2 हो गया, और ये 0.01 डिवाइड बाई 0.01 ये कितना हो गया? 1। सर यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? इससे मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, CH2O आ गया। CH2 क्या आ गया? O आ गया। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया? CH2O आ गया। देख बेटा क्वेश्चन कहाँ था और कहाँ से तू आज कहाँ जा रहा है। ये इतना लंबा क्वेश्चन था, अभी मैंने इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला, अब बोल रहा है कि सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के दिखाओ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास दिया हुआ है, इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल सकते हो। इंपेरिकल फॉर्मूला का मास 30 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास कितना है? 60 है, तो n की वैल्यू क्या होगी? 60/30 n आ जाएगा। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी C2H4O2। सर ये आंसर आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा? C2H4O2 इज द करेक्ट आंसर। सर सबसे बेस्ट क्वेश्चंस, इंपेरिकल फार्मूला का सबसे अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। इंपेरिकल फार्मूला के इससे ज़्यादा वेरिएशन बेटा कहीं भी नहीं मिलने वाला। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स, इससे ज़्यादा डिफरेंट सिनारियोज आपको कहीं नहीं मिलने वाला, जो हमने लास्ट में अब कर लिया है। मैंने आपको इंपेरिकल फार्मूला, आज हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, तो प्लीज़ ट्राई करना। ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ किया है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट किया है, मास परसेंटेज का कॉन्सेप्ट किया है, एंड द लास्ट वन मास परसेंटेज से इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं ये कॉन्सेप्ट किया हुआ है। तो बेटा अब आपको क्या करना है, आज आप जाके आराम से मॉड्यूल का ये होमवर्क करेंगे। डीपीपी तो आपको करना ही करना है, प्लस मॉड्यूल के ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट करके देखना है कितने सही कितने गलत हो रहे। सॉल्यूशंस भी आपको मिले हुए हैं, उससे भी देखा कीजिए कितने कौन से टेक्निक से सीखना है, किस तरह से सीखना है। तो आज अपने पास बेसिक 3-4 कॉन्सेप्ट्स किए हैं। अगली क्लास से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे फोकस करेंगे और उसका आनंद लेंगे। स्टोइचियोमेट्री और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, 2 मेजर चीज़ें बची हैं, उसको हम लोग करेंगे और उसको इंजॉय करेंगे पक्का। आज अपने पास थोड़े कैलकुलेशन ज़्यादा करिए, ऑब्वियस फिजिकल केमिस्ट्री है तो करना तो पड़ेगा, लेकिन हाँ ट्राई करना कि जितनी वेरिएशन ऑफ वेराइटी दिखाई जा रही है, जितनी वैरायटी आपको दिखाई जा रही है, वो सारा का सारा आप अच्छे से और बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करना। मतलब होता है ना कि यार सर सब कुछ
सब कुछ ये जर्नी जब स्टार्ट करी है तो अच्छे से करनी है। इतनी सारी चीजें कर लो जो पिछले साल नहीं करी है, जो गलतियां हुई हैं वो नहीं करनी है। मैं सारी वेरिएशन जितनी हो सकती है ना, एक छोटे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जितनी फ्लक्चुएशंस हो सकती है न्यूमेरिकल्स की, वो सारी आपके लिए लेके आता हूँ। तो प्लीज ट्राई करना, वो सारे न्यूमेरिकल्स दोबारा ट्राई करो, दोबारा अटेम्प्ट करो, सीखो, बार बार रिपीट करो। लास्ट वाला क्वेश्चन जैसे इंपेरिकल फॉर्मूला का था, वो अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। उसके क्वेश्चंस कहीं भी मिलते उसको रेस्पेक्टफुली आराम से अटेम्प्ट करके देखो, निकालो क्वेश्चन, पक्का आएगा, श्योर हो सिलेक्शन होगा। यकीन रखो खुद पे, टीचर्स पे, अपने ऊपर और अपने पेरेंट्स के ऊपर कि हाँ सर ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ। और ट्राई करो कि यार हम सब लोग ये सारा का सारा एक एक छोटे छोटे स्टेप्स में सीखते हुए रिजल्ट की तरफ मूव करते जाएं। तो पक्का चलो पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।